हाँ जी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे थे हम लोग। अब देखिए, सेल के केस में हमने कहा सेल तभी कंसीडर की जाएगी जब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही तो सेल नहीं, सीधी सी बात ही है, राइट। दूसरा हमने इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा था कि जी जब सेल हो रही है तो कंसीडरेशन शैल बी इन मनी, पैसे देकर सामान ले रहे हो तो सेल। अगर सामान के बदले सामान ले रहे हो या किसी और वे में सामान ले रहे हो, मतलब जहां पर पैसे नहीं दे रहे, तो उसे इस एक्ट में कवर नहीं किया जाएगा। चाहे सेल की डेफिनेशन में लिख दो आप कि जी हमने एक बुक परचेज करी है, न्यू बुक, बदले में 5 ओल्ड बुक दी है, चाहे आप इसे सेल कह लो, लेकिन इस एक्ट में कवर नहीं होगी वो ट्रांजेक्शन। सीधी सी बात यह है, इस एक्ट में कब कवर होगी? जब एक्चुअल में पैसे देकर सामान परचेज किया है, राइट। और दूसरी चीज, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही तो सेल नहीं है, राइट। तो जी देखिए, जो एक्चुअल पॉइंट्स है कि रिस्क फॉलोज ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। इसका मतलब कि अगर गुड्स को कोई भी डैमेज होता है, कोई भी लॉस होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनर। तो जी ये पता करना बड़ा जरूरी है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओनरशिप चेंज हो गई, राइट। ओनर हैज द राइट टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, कोई और एक्शन नहीं ले सकता। अगर किसी ने गुड्स को डैमेज कर दिया, उसके अगेंस्ट एक्शन कौन ले सकता है? सिर्फ ओनर। इंसॉल्वेंसी के केस में ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि गुड्स का ओनर कौन है। अगर किसी इंसॉल्वेंट पर्सन के पास कार है और कार का वही मालिक है, ये इंसॉल्वेंट पर्सन, तो जी जब ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, या रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, वो इस कार को भी अपनी कस्टडी में ले लेगा और इंसॉल्वेंट पर्सन की सारी एसेट्स को अपनी कस्टडी में लेकर सेल आउट कर कर जो पैसे आएंगे क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन अगर इस कार का ओनर ये बंदा नहीं है, मतलब ये कार फाइनेंस पे ली हुई थी, तो उस केस में ओनर फाइनेंसर है, तो क्या कोर्ट का ये अपॉइंटेड रिसीवर या ऑफिशियल लिक्विडेटर इस कार की कस्टडी ले सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये बंदा इसका ओनर ही नहीं है। ओनर कौन है? फाइनेंसर। जैसे ही ये बंदा इंसॉल्वेंट होगा, फाइनेंसर अपनी कार उठा के अपने घर वापस ले जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पता करना बड़ा जरूरी है कि एक्चुअल में ओनर कौन है, राइट। साथ में एक चीज और दिमाग में रखनी है कि ओनरशिप एंड पोजेशन आर टू डिस्टिंक्ट कंसेप्ट्स। जरूरी नहीं है कि जिसके हाथ में पोजेशन है वही ओनर है। हो सकता है ओनर कोई और हो, लेकिन गुड्स का पोजेशन किसी और के पास हो, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से ये फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। आ जाओ जी। वैसे तो जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं, हमने क्लियर कट कहा कि जी पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेल। वो जो चाहे वो डिटरमाइन कर सकती है। एक्ट कब एप्लीकेबल है? जब पार्टी साइलेंट है या कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, राइट। हमने कहा जी गुड्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्पेसिफिक गुड्स या जेनरिक। स्पेसिफिक गुड्स को हम क्या बोलते हैं? असर्टेन गुड्स। और जेनरिक गुड्स को अनअसर्टेन गुड्स। कहते हैं जी स्पेसिफिक गुड्स के केस में क्या हमारे पास रूल्स हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम कि स्पेसिफिक गुड्स के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई मानी जाएगी, किस पॉइंट पर ये माना जाएगा कि ये पॉइंट है जी जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ये पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो कहता है इन अ सेल ऑफ स्पेसिफिक और अ सर्टेन गुड्स द प्रॉपर्टी इन देम पासिस टू बायर एज एंड व्हेन पार्टीज इंटेंड। तो जनरल रूल तो यही है कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर रही है, पार्टीज की जो इंटेंशन है, सबसे पहले तो वो देखेंगे कि पार्टीज ने कब कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया हुआ है कि जी ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाएगी। हाँ, अगर पार्टीज की इंटेंशन क्लियर नहीं है तो यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स जो कि लॉ ने बताए हुए हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला रूल क्या कह रहा है? कहता है इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहां पर सेलर और बायर ने कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं रखी हुई, सिंपल सा कि भैया ये पकड़ो 100 रुपये और मुझे ये डीओ दे दो। तो यहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, अनकंडीशनल। अगर कंडीशनल कैसी होती है? जैसे मान के चलो वॉशिंग मशीन परचेज करने जा रहे हो और परचेज कर रहे हो आप कि जी पहले 2 दिन यूज़ करके देखूंगा, अगर पसंद आई तो परचेज करूँगा, नहीं तो नहीं। तो ये कौन सी हो गई? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है जी एक्चुअल में बायर गुड्स को कब ले जा सकता है, जब वो गुड्स किस स्टेट में होंगे, डिलीवरेबल स्टेट में। अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो बायर गुड्स को ले जा ही नहीं सकता। जैसे मान के चलो हमारे पास एक गेहूं का ढेर है, राइट। अब इसमें से आपने किसी को 50 किलो गेहूं बेच दिए। 50 किलो गेहूं बेचने का मतलब क्या है, पहले इसमें से 50 किलो अलग करोगे तो आपको पहले मेजर करना पड़ेगा, अलग करने के बाद उसे पैक करोगे तो पैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो बाहर ले जा सकता है ना, उससे पहले तो नहीं ले जा सकता। तो कहता है जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती, गुड्स उस स्टेट में नहीं पहुंच जाते जिस स्टेट में बायर उसकी डिलीवरी ले सकता है, तब तक तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ओनरशिप ट्रांसफर होने का। ये थंब रूल याद रहेगा, यूनिवर्सल रूल है ये कि जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होंगे तब तक तो ओनरशिप ट्रांसफर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो कहता है जी इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनकंडीशनल है। आप दुकान पे गए, दुकान पे जाकर कहा भैया वो वाला डीओ दे दो, दुकानदार ने डीओ निकाल कर आपके सामने रख दिया, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया, आपके सामने रख दिया, आपने नोटिस कर लिया उसे। जैसे ही वो स्पेसिफिक गुड बना, आपने कहा ये पकड़ो 100 रुपये, दुकानदार ने कहा जी डीओ आपका है, आप लेके जाओ ना जाओ, ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हो गई है, राइट। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, अब मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वर्ड, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए पैसे देने जरूरी है? कंसिडरेशन में भी पास्ट, में भी प्रेजेंट, में भी फ्यूचर। क्या प्रेजेंट कंसिडरेशन जरूरी है? द आंसर इज नो। इसका मतलब अगर आपने उसे कहा कि भैया डीओ दे दो, उसने डीओ निकाला, आपके सामने रख दिया, आपने कहा जी पैसे मैं बाद में दूंगा, तब भी कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया। ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ तो उस डीओ की ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हो गई, चाहे आपने अभी तक उसके नाम के पैसे नहीं दिए थे। इसका मतलब आपने डीओ निकलवा कर काउंटर पे रख दिया, आप उसे कह रहे हो भैया मैं अभी थोड़ी देर में आके डीओ लेके जाऊंगा, तो भैया ये आपका डीओ रखा हुआ है काउंटर पे, चोरी हो गया तो आपका, आग लग गई दुकान पे तो आपका, खराब हुआ तो आपका, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो रिस्क भी ट्रांसफर हो गया है, राइट। तो इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट, ये तो पहली कंडीशन है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं ओनरशिप ट्रांसफर होंगी। ठीक, कहता है प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप इन द गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, बस। डिलीवरेबल स्टेट मीन्स सच a state that the buyer would be bound to take the delivery of goods. The fact that the time of delivery or the time of payment is postponed does not prevent the ownership property from passing at once. तो पैसे बाद में दूंगा या बाद में लेके जाऊंगा, इस वजह से ओनरशिप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही स्पेसिफिक गुड को निकाल कर अलग से रखा, या मैं कहूँ जैसे ही गुड स्पेसिफिक हो गए, आपके सामने निकाल के रख दिया, आपने कहा ठीक है भैया मैं ये परचेज कर रहा हूँ 100 रुपये में, उसके बाद चाहे आप डिलीवरी 2 दिन बाद लेके जाओ या पैसे 4 दिन बाद दो, लेकिन ओनरशिप तो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई, राइट। हाँ जी, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, तो मैंने कहा जी पहली तो कंडीशन यही है, अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसका मतलब इस केस में सेलर को क्या करना पड़ेगा, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मेजरमेंट करने की ज़रूरत है तो मेजरमेंट करनी पड़ेगी, अगर पैकिंग करने की ज़रूरत है तो पैकिंग करनी पड़ेगी, राइट। हियर द सेलर हैज़ टू डू समथिंग टू द गुड्स टू पुट देम इन अ डिलीवरेबल स्टेट। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास until the goods are in deliverable state and the buyer has notice of it. इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपने नोटिस कर लिया, आपने नोटिस कर लिया। जब तक बायर ने ये चीज़ नोटिस नहीं करी कि जी सेलर ने अलग से डीओ निकाल कर काउंटर पे रख दिया, तो भैया बायर को क्या पता कि ये वही डीओ है जो मेरे लिए निकाल के रखा गया है, हो सकता है किसी और के लिए निकाल के रखा गया हो, राइट। तो जी यहाँ पर क्लियर कट आपको क्या याद रखना है, प्रॉपर्टी ओनरशिप डज नॉट पास until the goods are in
डिलीवरेबल स्टेट प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, एंड प्लस द बायर हैज नोटिस ऑफ इट। ठीक है जी। तो यहां पर एक केस लो है हमारे पास, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑयल वॉज बोट, द ऑयल वॉज टू बी फिल्ड इन कास्क। पहले जो लकड़ी के ड्रम हुआ करते थे, तो ऑयल तो आपने परचेज कर लिया, लेकिन उस ऑयल को अभी उन लकड़ी के डब्बों में भरना, ड्रम में भरना बाकी था। ठीक है। सम कास्क वर फिल्ड, कुछ तो भर दिए थे डब्बे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द बायर, बट बिफोर द रिमेनिंग कुड बी फिल्ड अ फायर ब्रोक आउट एंड एंटायर क्वांटिटी ऑफ ऑयल वॉज डिस्ट्रॉयड। जितने डब्बे भर दिए बायर की प्रेजेंस में, बायर ने नोटिस किए, तो जैसे जैसे जिस तरह 50-50 किलो के 10 डब्बे भरने थे, तो 50 किलो के 5 भर दिए भैया। जैसे ही वो कंप्लीट हो गया, वो 5 डब्बे तो डिलीवरेबल स्टेट में चले गए, तो उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। बाकी जो डब्बे डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे क्योंकि वो भरे नहीं गए थे, उनमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं। कहता है हेल्ड दैट द बायर मस्ट बियर द लॉस ऑफ द ऑयल विच वॉज पुट इन द कास्ट एंड सेलर मस्ट बियर द लॉस ऑफ द रिमाइंडर। क्लियर है जी। आ जाओ जी, फिर हमारे पास तीसरा केस क्या है। कहता है जब सेलर को कुछ भी ऐसा करने की जरूरत है, जैसे मेजर करने की जरूरत है, अभी वेट करने की जरूरत है, अभी या टेस्ट करने की जरूरत है, या कुछ भी ऐसा करने की जरूरत है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि एक्चुअल में प्राइस क्या है। ठीक है। तो आप कहते हो जी ये जितना भी पड़ा है मुझे दे दे। अब कल वाला एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी पड़ा है का मतलब स्पेसिफिक हो गया, इसके अलावा तो कुछ रहा ही नहीं, तो इसका मतलब स्पेसिफिक हो गया। लेकिन स्पेसिफिक होने के बावजूद क्या आप उसका प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं जब तक उसे तोला नहीं जाएगा? द आंसर इज नो। कहता है जब तक वो एक्ट नहीं कर लिया जाएगा जिसकी वजह से प्राइस क्या हो जाए, असर्टेन, तब तक ओनरशिप पास नहीं हो सकती। क्लियर है। व्हेन गुड्स, अच्छा यहाँ पर ना इस चीज से कंफ्यूज मत होना, सर आपने तो पढ़ाया था कि प्राइस अगर डिसाइड नहीं भी हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा। हम डेफिनेटली कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पर उन गुड्स के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं हुई, इस चीज़ की बात कर रहे हैं हम। राइट। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहने का मतलब क्या है कि बाई चांस आपने कहा जी ये सारा मेरा, और वहाँ पर फायर की वजह से सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब भी आप सेलर को कह सकते हो कि भैया मुझे तो चाहिए, अभी तक मेरे नाम पर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। लेकिन एक बार सेलर ने तोल दिया, उसके बाद फायर लग जाती है, तो सेलर कहेगा जी आपका जला, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट डिटरमाइंड है कितनी आपको दी गई है, तो उस केस में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। राइट। हाँ जी। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल ऑफ रिटर्न और ऑन अदर सिमिलर टर्म्स। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जी, वॉशिंग मशीन परचेज की है, लेकिन किस टर्म पर? 2 दिन पहले यूज़ करके देखूंगा, अगर ठीक लगी तो मैं परचेज कर लूँगा। अब बेसिकली आपको टाइम कितना मिला है? 2 दिन का। या तो 2 दिन में मना करो, अगर आपने 2 दिन में मना नहीं किया तो मान के चला जाएगा आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कहता है उस 2 दिन के अंदर आपने अगर कोई भी ऐसा काम कर दिया गुड्स के साथ जो सिर्फ एक ओनर कर सकता है, तो इसका मतलब आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, तभी तो आपने अपने आप को ओनर कंसीडर किया। जैसे कि आपने वो मशीन जो कि अप्रूवल बेसिस पर लेके आए थे, अपने पड़ोसी को उधार दे दी। अबे तेरी चीज़ थोड़ी ना जो पड़ोसी को उधार दे दी। अब वही वाली बात आ गई ना, तेरी चीज़ थोड़ी ना जो पड़ोसी को उधार दे दी, और तूने उधार दे दी तो मान के क्या चलेंगे, अब ये तेरी चीज़ है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। राइट। तो जी इस केस के अंदर क्या कह रहा है? कहता है प्रॉपर्टी देयर इन पासिस टू बायर व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल or acceptance to the seller or does any other act adopting the transaction. If he does not signify his approval or acceptance but retain the goods without giving the notice of rejection, in such a case if the time has been fixed for the return of goods, हमारे एग्जाम्पल में कितना टाइम फिक्स किया था? तो भैया 2 दिन तक आपने ना हाँ करी ना करी तो मान के चलेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। राइट। And if no time has been fixed, तो on the expiration of
रीजनेबल टाइम। तो ये चीज क्लियर है, साथ में ये चीज भी क्लियर है। कहता कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया जो कौन कर सकता है, सिर्फ ओनर, तो भी इसका मतलब आपने ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, तो ये कौन से केसेस थे? इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स हमने 4 केसेस पढ़े। इन केस ऑफ, ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इन केस ऑफ जेनरिक या फिर अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स भी है तो प्रेजेंट गुड्स जो कि प्रेजेंट में है, पर अभी तक असर्टेन नहीं है कि मेरे वाला कौन सा है। सामने 50 डीओ रखे हुए हैं लेकिन अभी तक ये असर्टेन नहीं हुआ कि मेरे वाला कौन सा है। और मैंने आपको एक सिंपल सी बात बता दी, जब तक ये असर्टेन नहीं होगा मेरे वाला कौन सा है तब तक ओनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, राइट। तो कहता है प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन या फ्यूचर गुड्स डज नॉट पास अंटिल द गुड्स आर असर्टेन, राइट। तो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स the following rules are applicable for ascertaining the intention of the parties। क्या क्या रूल्स जी? कहते हैं where uncertain या future goods are sold by description। तो जहां पर आप डिस्क्रिप्शन से बेच रहे हो, डिस्क्रिप्शन से कैसे? आप दुकान पर गए, आपने कहा जी LG का AC चाहिए, वो कह रहा है जी देखिए पड़ा है गोडाउन में, शोरूम में नहीं पड़ा, पर जो आप मॉडल मांग रहे हो पड़ा है गोडाउन में। तो रेट वेट तय हो गया, आपने कहा चलो ठीक है जी मैंने परचेज कर लिया, घर भिजवा देना। अब जब पड़ा है गोडाउन में तो इसका मतलब वो अभी तक क्या है? एग्जिस्टिंग तो है पर क्या है? अनअसर्टेन। जब तक उसे गोडाउन से लाकर आपके सामने ना रखा जाता तब तक वो असर्टेन नहीं होगा, तब तक वो क्या रहेगा? अनअसर्टेन। ठीक है, तो कहता है प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन एंड इन अ डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। कि जी गोडाउन से लाया गया, उसे डिलीवरेबल स्टेट में आपके सामने रखा गया, आइदर बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। जहां पर सेलर सामान निकाल के देता है वहां पर पहला केस एप्लीकेबल, आइदर बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द बायर। और जहां पर सेल्फ सर्विस है, आप खुद सामान निकाल के सेलर के सामने रखते हो कि भैया मुझे ये चाहिए, तो असर्टेन किसने किया? बायर ने। सच एसेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड, मे बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन इज मेड। फिर दूसरा केस क्या है जी? वेयर देयर इज द सेल ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफ लार्ज क्वांटिटी, जैसे कि 50 क्विंटल ऑफ राइस आउट ऑफ द हीप। हीप का मतलब ढेर, ठीक है। तो भैया वो चीज़ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक उस ढेर में से 50 किलो अलग नहीं किया जाएगा, उस 50 किलो को डिलीवरेबल स्टेट में पुट नहीं किया जाएगा, तब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती। तो द प्रॉपर्टी will pass on the appropriation of the specified quantity by one party with the assent of the other। तीसरा केस कहता है डिलीवरी बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द और अदर पर्सन। अब जी मुंबई में कोई पार्टी बैठी है जो दिल्ली से सामान परचेज कर रही है, तो मुंबई वाली पार्टी क्या बताने वाली है कि जी मेरा ये कैरियर है और इसको आप सामान दे दीजिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक? सिर्फ एक बार मैंने कैरियर को सामान दे दिया, तो ये कैरियर कौन है एक्चुअल में? इस बंदे का एजेंट, इस बंदे का एजेंट। तो जैसे ही मैंने कैरियर पर सामान डलवाया, इमीडिएटली ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो गई? यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स विल पास व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू सच कैरियर और अदर पर्सन। उसके बाद रास्ते में सामान चोरी हो, कटे फटे खराब हो, एक्सीडेंट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो गई है? एम के पास। तो हमारा काम क्या है? कहता है जी आपका काम है जो बाहर वाले कैरियर का एड्रेस दे रखा है मुंबई वाली पार्टी ने, बस वहां तक सामान को छुड़वाना। जैसे ही कैरियर ने सामान एक्सेप्ट किया, आपके हाथ में एक्सेप्टेंस आ गई, बिल्टी आ गई, क्या कि कैरियर पर में डाल दिया, वैसे ही ओनरशिप उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई। अब आप उससे पैसे क्लेम कर सकते हो। आगे का सारा रिस्क किसका? जो ओनर है। और ओनर कौन है? क्लियर है?
आ जाओ जी। इन केस सेलर रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स वेदर स्पेसिफिक और अनसर्टेन। कहता है जी ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर सेलर पहले ही अपने पास राइट रिजर्व कर लेता है कि जी जब तक चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाहे आपकी पेमेंट आ गई, आई या नहीं आई, पर जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक आपके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। अब अगर आप, वही वाली बात दिल्ली और मुंबई वाली एग्जांपल, अगर आप सामान भेज रहे हो रेलवे से, तो रेलवे तो किसी की एजेंट है नहीं भैया, यहाँ पर कैरियर कौन है, रेलवे। या शिप से सामान भेज रहे तो वो तो किसी की एजेंट है नहीं, तो उस केस में रेलवे स्टेशन पर सामान उतार दिया जाएगा, ठीक है। और हमने क्या कहा है, रेलवे स्टेशन को हमने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, या रेलवे डिपार्टमेंट को, कि जी ये बिल है या बिल्टी है या बिल ऑफ लेडिंग है, जो भी आप डॉक्यूमेंट बोल लीजिए, जब ये बंदा लेकर आए तभी सामान देना है। तो इसका मतलब ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी, जब वो डॉक्यूमेंट रेलवे डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, उससे पहले ट्रांसफ़र नहीं होगा, राइट। तो इस टाइप का राइट रिजर्व किया जा सकता है बाय द सेलर। So the property in the goods does not pass if the seller reserve the right of the disposal of the goods. Apart from the express reservation of the right of disposal, the seller is deemed to reserve the right in following two cases. तो पार्टीज खुद तो कुछ भी डिसाइड कर सकती है कि तब तक आपके नाम पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, या जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक आपके नाम पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लॉ ने तो ये दो केसेस और दे दिए, इस केस में तो ये डीम्ड ही किया जाएगा, डीम्ड ही किया जाएगा कि सेलर ने अपने पास राइट रिजर्व करके चल रखा हुआ है, और जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। कौन से, कहता है वेयर द गुड्स आर शिप्ड, शिप के केस में, और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, तो शिप के केस में और रेल के केस में, राइट। एंड बाय द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट, या कोई भी डॉक्यूमेंट, भाई आप ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो आपको इसकी डिलीवरी मिलेगी, राइट। तो चाहे मुंबई पहुंच गया सामान, लेकिन फिर भी ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब ये भाई साहब रेलवे मास्टर को या जो भी वहां पर डिपार्टमेंट का बंदा है उसको वो डॉक्यूमेंट दे देंगे, राइट। द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट। फिर दूसरे केस में जहां पर हम गुड्स उधार में सेल कर रहे हैं, अब गुड्स के साथ साथ हमने बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेज दिया भाई साहब को कि जी बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करो, 3 महीने बाद पैसे देने हैं ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करो। जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चाहे गुड्स आपके पास चले गए, बायर के पास चले गए, फिर भी उनके ऊपर ओनरशिप किसकी रहेगी, सेलर की। तो क्लियर कट सी बात कही कि जहां पर सेलर सेंड्स द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर दिस एक्सेप्टेंस, इसकी जगह, ठीक है, together with the bill of lading the property in the goods does not pass to the buyer unless he accept the bill of exchange। यहां तक कोई दिक्कत देख लो जी एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कोई कंडीशन नहीं रखी गई बाय द बायर और सेलर। जैसे आप सब्जी खरीदने जा रहे हो तो वहां पर आप सिंपल पूछते हो भैया क्या रेट है, वो कह रहा है जी 10 रुपये किलो, आप 10 रुपये देते हो, वो आपको सामान दे देता है, कोई कंडीशन तो नहीं है ना। अगर आप कहते हैं जी ठीक है 10 रुपये किलो ले तो लूँगी, लेकिन पहले बना के देखूँगी, अच्छी बनी तो 10 रुपये, नहीं तो बनी बनाई तेरी वापस, तो वो क्या हो गया, कंडीशनल। किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन पुट कर दी कि जी ये पूरी होगी तो ट्रांजैक्शन पूरी मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी, तो वो क्या हो गया, कंडीशनल। तो उस केस में तो जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक तो ओनरशिप पास हो ही नहीं सकती ना। तो जी हमने पूरे टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि जी कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी इन केस ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, और कब ट्रांसफर होगी इन केस ऑफ अनस्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स के केस में हमने 4 केसेस पढ़े थे, ए बी सी डी, और अनस्पेसिफाइड गुड्स के केस में हमने 3 केसेस पढ़े थे, राइट। जहां सेलर ने अपना राइट रिजर्व कर रखा है
कि जी जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो जी रख सकता है। लो ने अलाउ किया, लो ने साथ में ये भी बताया इन दो केसेस में तो ये डीम्ड किया जाएगा कि सेलर ने अपना राइट रिजर्व किया हुआ है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा। आ जाओ जी, जब पासिंग ऑफ ओनरशिप हो गई तो जी ओनरशिप के साथ साथ ही रिस्क पास ऑन होता है, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। तो जनरल रूल तो यही है ना, दैट द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। आफ्टर द ओनरशिप हैज पास टू द बायर द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क वेदर द डिलीवरी हैज बीन मेड आउट और नो। तो कुल मिला के ये फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स किसके पास है, पोजेशन किसका है, गुड्स कहाँ पर रखा हुआ है, फर्क किस चीज़ का पड़ता है, ओनरशिप किसकी है। कहता है जी एक बार ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई तो सारा रिस्क बायर का, जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक रिस्क सेलर का, राइट। तो आपको ये मैक्सिम याद रखना है, रेस पैरिट डेमिनो, मतलब द लॉस फॉल्स ऑन ओनर। ठीक है जी। लेकिन अगर पार्टीज चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी डिसाइड कर सकती हो। तो मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ने किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बता रखा है तो वो एप्लीकेबल है, कुछ नहीं बता रखा तो लो एप्लीकेबल है ये वाला, राइट। तो कहता है अगर पार्टी चाहे तो दे में एग्री कि जो, वैसे तो हम क्या कह रहे हैं, जनरल हम क्या कह रहे हैं, जनरली हम कह रहे हैं कि जी ये पॉइंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है तो इसी को पॉइंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क माना जाएगा। लेकिन पार्टी चाहे तो ओनरशिप का पॉइंट अलग रख सकती है और रिस्क का पॉइंट अलग रख सकती है, वो तो आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस कर सकती है पार्टी कुछ भी, राइट। तो कहता है जी बट द पार्टीज में एग्री दैट द रिस्क विल पास एट अ डिफरेंट टाइम फ्रॉम द टाइम व्हेन ओनरशिप इज पास्ड। फॉर एग्जाम्पल द सेलर में एग्री टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स इवन आफ्टर द ओनरशिप इज पास टू द बायर और वाइस वर्सा। तो हमारे पास यहाँ पर दो केस लो है, एक तो है हमारे पास कंसोलिडेटेड कॉफ़ी लिमिटेड वर्सेस कॉफ़ी बोर्ड। तो यहाँ पर क्या था, वन ऑफ द टर्म अडोप्टेड बाय द कॉफ़ी बोर्ड फॉर ऑक्शन ऑफ कॉफ़ी वाज द प्रॉपर्टी इन द कॉफ़ी नॉक डाउन टू द बिडर। जो भी परचेज करेगा ऑक्शन में कॉफ़ी को, राइट, वुड नॉट पास अंटिल द पेमेंट ऑफ द प्राइस। कि जी आप ऑक्शन में बिडिंग कर रहे हो, मान के चले कि आपकी बिड एक्सेप्ट भी कर ली गई, तो जी आपने ऑफर दी थी, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ था, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था कि जी तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी जब तक, ठीक है, एंड इन द मीन टाइम द गुड्स वुड रिमेन विद द सेलर। किसके पास रहने वाले हैं वो कॉफ़ी, सेलर के पास, लेकिन रिस्क किसका माना जाएगा। अब इसका मतलब रिस्क तो तभी ट्रांसफ़र हो गया जब आपकी बिड एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन वो कह रहे हैं ओनरशिप तब आपको देंगे जब आप पैसे दे दोगे। तो रिस्क और ओनरशिप का टाइम अलग अलग हो गया, राइट। फिर हमारे पास दूसरा केस है मुल्तानमल चंपालाल वर्सेस शाह एंड कंपनी, राइट। तो जी यहाँ पर क्या है, गुड्स वर डिस्पैच्ड बाय द सेलर फ्रॉम मुंबई टू बरेली थ्रू अ पब्लिक कैरियर, although the terms of the contract says that the goods were to remain the property of the seller till the price was paid, or although the risk was to pass to the buyer। तो क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक आप इसके ओनर नहीं बनोगे, लेकिन क्योंकि हमने ये आपके कैरियर पर डलवा दिया गुड्स, इसलिए रिस्क किसका, आपका, राइट, व्हेन दे वर डिलीवर्ड टू द पब्लिक कैरियर। तो व्हेन द गुड्स वर सब्सिक्वेंटली लॉस्ट बिफोर द पेमेंट ऑफ द प्राइस, रिस्क किसका था, बायर का, चाहे उसके पास ओनरशिप नहीं आई थी लेकिन रिस्क किसका था, बायर का। कहता है द कोर्ट हेल्ड दैट द लॉस वाज टू बी बोर्न बाय द, वो ये नहीं कह सकता कि जी मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ओनरशिप आई नहीं, लेकिन रिस्क तो ट्रांसफर हो गया था आपके नाम पर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमने केसेस देखने की कोशिश करी जहाँ पर रिस्क ट्रांसफ़र होने का टाइम में बी डिफरेंट फ्रॉम द
टाइम व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर। जनरल रूल क्या है, कहता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओनरशिप ट्रांसफर होगी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर रिस्क भी ओनर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द पर्सन नॉट द ओनर। कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी गुड्स किसी और को कौन सेल कर सकता है, कहता है जी उन गुड्स का ओनर। ऐसा थोड़ी ना मेरी कार अगर बाहर खड़ी है तो आप में से जिसका मन करेगा उठा के मेरी कार बेच देगा, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट कार, राइट। तो जनरल रूल क्या है, ओनली द ओनर ऑफ द गुड्स कैन सेल द गुड्स। Thus sale of an article by the person who is not or who has not the authority of the owner, जो या तो खुद ओनर नहीं है या ओनर से उसको अथॉरिटी नहीं है बेचने की, तो ऐसी सेल गिव्स नो टाइटल टू द बायर। ऐसे तो कोई भी किसी का भी सामान उठा के बेच देगा, राइट। तो इसका मैक्सिम कौन सा है, नेमो दैट कोड नन अबेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ। बड़ी सिंपल सी बात, चोरी का माल चोरी का ही रहने वाला है, आप उसके ओनर नहीं बन जाओगे। अगर आप सामान चोरी करके किसी और को बेच रहे हैं तो जिसको आप बेच रहे हैं चाहे उसने पैसे में खरीदा हो, फिर भी वो सामान क्या रहने वाला है, चोरी का। तो नो वन कैन पास बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, ठीक है जी। तो ये तो जनरल रूल है हमारा। 10 इवन अ बोनाफाइड बायर हु बायज स्टोलन गुड्स। आप ज्वेलरी की दुकान पे जाते हो और वहां से ज्वेलरी परचेज करते हो, कभी आपके माइंड में ये आएगा कि भैया ये ज्वेलरी चोरी की हो सकती है? आप तो दुकान से परचेज कर रहे हो ना, राइट। तो कायदे से वो ज्वेलरी चोरी की नहीं मानी जाए, क्योंकि आप बोनाफाइड हो, पैसे देकर परचेज कर रहे हो, विद गुड इंटेंशन परचेज कर रहे हो, और आपको नहीं पता कि ये चोरी का सामान है। कहता है फिर भी चोरी का सामान तो क्या पाने वाला है, चोरी का, और आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं आएगी और आपको वो वापस देना ही पड़ेगा ओरिजिनल ओनर को। साथ में पुलिस वाले डंडे और मारेंगे, चोरी का सामान खरीदता है, वो तो अलग है ही, राइट। तो जी एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ए द हायरर ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, जैसे कि कार फाइनेंसर से फाइनेंस करवाई, सेल देम टू बी, तो कार फाइनेंस करवा के किसको बेच दीजिए। देन बी दो द बोनाफाइड परचेजर, बी को नहीं पता था कि ये कार पर ए का राइट नहीं है, ए ने ये कार फाइनेंसर से फाइनेंस करवा रखी है, चाहे कुछ भी वो दलील दे ले, फिर भी लोग कहता है यार आपने अपनी जेब से पैसे दिए, पर जिसका सामान है उसने तो आपको नहीं बेचा ना, ऐसा तो कोई भी किसी का सामान बेच देगा। तो चाहे भी बोनाफाइड परचेजर है, पैसे देकर परचेज किया है, उसे नहीं पता था कि इस कार के ऊपर फाइनेंसर का राइट है, फिर भी डज नॉट एक्वायर द ओनरशिप इन द गुड्स। मैक्सिमम से मैक्सिमम, कल भी हमने डिस्कस किया था ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, फाइनेंसर कहेगा कि चल भैया ए को साइड करते हैं, तुझे हम क्या कंसीडर कर लेंगे, हायरर, जो बाकी की इंस्टॉलमेंट तू दे दियो। एट मोस्ट ही कैन एक्वायर सच इंटरेस्ट एज द हायरर हैड, ठीक है, पर ओनर थोड़ा ना कंसीडर किया जाएगा उसे। अब बी कह रहा है जी मैंने तो इसके सारे पैसे दे दिए, ए को 4 लाख की कार थी, मैं तो कितने दे दिए, और आप मुझे कह रहे हो जी फाइनेंसर के भी पैसे दो। लोग कहता है वो तो आपकी गलती थी ना कि आपने सोच कर समझ कर देख कर परचेज नहीं किया, तो भुगतोगे तो आप। हाँ, हम आपको ये राइट दे रहे हैं, देखो फाइनेंसर को तो देने पड़ेंगे आपको पैसे, पर हम आपको ये राइट दे रहे हैं कि आप ए के ऊपर केस फाइल करके वो पैसा ए से रिकवर कर सकते, पर फाइनेंसर को तो पैसे देने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते जी मैंने तो इस कार के सारे पैसे ए को दे दिए तो मैं ओनर बन गया, क्योंकि ए था ही नहीं ओनर, तो आपको ओनर कैसे बना सकता है वो, राइट। ए फाइंड्स अ रिंग ऑफ बी एंड सेल इट टू अ थर्ड पर्सन, तो जी आपको रास्ते में किसी की रिंग पड़ी पाती है और आप सोचते हो आज तो बल्ले बल्ले होगी, जाके वो रिंग बेच देते हो, और वो पूछ रहा भैया ये रिंग कहाँ से लाई, अरे कुछ नहीं यार एक पागल सी लड़की फंसाई थी, उसने मुझे गिफ्ट दिया है। तो इसका मतलब ओनरशिप किसकी है, मेरी है। आपने तो ये कहा सामने वाले को, राइट, खरीद ली सामने वाले ने। बाद में
जब ट्रू ओनर पा गया, उसे पता चला कि आपने वो रिंग किसी और को बेच दी, तो वो ट्रू ओनर उससे ये रिंग रिकवर कर सकता है जिसको आपने बेची थी, क्योंकि जिसने बेची थी जब वो खुद ही ओनर नहीं है तो वो सामने वाले को ओनरशिप का टाइटल कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, और इस रूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल एक्सेप्शन जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ज्वेलर का। भैया अगर मैं ज्वेलर की दुकान पर बैठा हूं तो बट ऑब्वियसली बात है ज्वेलर ज्वेलरी ही बेचेगा ना, और मैं ये कैसे मान के चलूं कि जो ज्वेलरी वो बेच रहा है वो चोरी की? मैं तो यही मान के चलूंगा कि भैया ज्वेलरी ज्वेलर की है जो बेच रहा है, राइट। तो ज्वेलर यहां पर कौन है? मर्चेंटाइल एजेंट, राइट। तो आप इसे याद रखने के लिए लिख सकते हैं ठीक है। आप किसी भी दुकान से कुछ भी परचेज करो, बाहर वाली दुकान से आप लेट से चॉकलेट परचेज करते हो, तो ये मान के चलोगे कि उसने चोरी की बेची है आपको? नहीं मान के चलोगे ना। तो लोग कहता है उस केस में जबकि ये मर्चेंटाइल एजेंट उन गुड्स का ओनर नहीं है, फिर भी अगर आप मर्चेंटाइल एजेंट से कोई सामान परचेज करते हो इन द ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस और आपको नहीं पता कि ये सामान चोरी का है, तो आपके पास वैलिड टाइटल आ जाता है, आपके पास ओनरशिप आ जाती है। तो एक्सेप्शन हो गई जनरल रूल की। जनरल रूल क्या है? नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल। यहाँ पर तो मर्चेंटाइल एजेंट खुद ओनर नहीं है, फिर भी आप क्या बन जाओगे? ओनर, राइट। कहता है बायर विल गेट अ गुड टाइटल इफ ही बायज इन गुड फेथ फ्रॉम द who is in the possession either of the goods or the document of the title with the consent of the owner and who sells the goods in the ordinary course of his business। हाँ, अगर आपको पता है जानबूझकर आप सस्ते में परचेज करो क्योंकि आपको पता है चोरी का माल है, फिर आप बोनाफाइड नहीं हो, फिर तो लोग क्या कहता है, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, हाँ जी। सेकंड क्या है हमारे पास? सेल बाय द को ओनर। अब देखिए जी, एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया दो जनों ने मिलकर, ये दोनों क्या को ओनर। बी चला गया यूएसए और ए को कह गया भैया तू संभाल ले जब तक मैं यूएसए में हूं। अब इकलौता बंदा कौन है जी उस लैंड का मालिक? जब तक बी नहीं आता, लोगों की नज़रों में उसने क्या दिखाया कि मालिक कौन हूं, क्योंकि दूसरा बंदा दिखाई नहीं देता कभी, तो लोगों को क्या लगने वाला है कि मालिक ए है। तो लोग कहता है अगर यहां पर ए किसकी अथॉरिटी से पूरे गुड्स होल्ड कर रहा था? दूसरे को ओनर की अथॉरिटी से। लोग कहता है यहां पर अगर ए से आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो चाहे ए इस पूरी प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, फिर भी बोनाफाइडली परचेज कर रहे हो आप, ये मानते हुए कि ए ओनर है क्योंकि उसने ऐसा दिखाया है, और वो दिखा भी किसकी परमिशन से रहा है? दूसरे को ओनर की परमिशन से, तो फिर आपके पास वैलिड टाइटल आएगा। ठीक है, तो बायर हु बाइज इन गुड फेथ फ्रॉम वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स हु इज इन सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स। और जो ये ए सोल पोजेशन है जिसके पास गुड्स का, किसकी परमिशन से? विद द परमिशन ऑफ हिज ओनर, राइट। फिर तीसरा क्या कह रहा है जी? सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे ना हमने। कहता है जी कोर्शन से अगर आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई, कोई गुड्स परचेज किए अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, राइट, तो उन सब केस में क्या था? वॉइडेबल। अब जी आप किसी की कार, उसके सर पर बंदूक रखते हो, ए बी के सर पर बंदूक रखता है और कहता है अपनी कार जो कि 1 करोड़ की है मुझे 1 लाख में दे दे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? पोर्शन वाला। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। अब भैया बी बेचारा मरता क्या करता, उसने ए को दे दी, जो डॉक्यूमेंट साइन करने थे वो भी कर दिए 1 लाख रुपए लेके, राइट। अब इससे पहले कि बी पुलिस तक पहुंचता ये शिकायत करने के लिए कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है,
ए ने यही कार सी को दे दी, सेल कर दी 50 लाख में। 1 करोड़ की कार कितने में? 50 लाख में। अब भैया थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट आ गया इस कार के अंदर, और वो भी इससे पहले जब बी पुलिस के पास पहुंचता। इसका मतलब जब बी अपना वो अवॉइड करने का राइट एक्सरसाइज करता, उससे पहले थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट आ गया। तो लो कहता है भैया थर्ड पार्टी क्या गलती है, उसको पेपर चेक करने तो उसने पेपर चेक करे, राइट, उसने पैसे भी दिए, बोनाफाइडली उसने परचेज करी है क्योंकि उसे लगता था कि ए के नाम पर है गाड़ी। तो इस केस के अंदर चाहे ए ओनर नहीं भी था, लेकिन फिर भी जिस टाइम पर ए ने सेल करी उस टाइम पर तो ओनर था ना, बाद में ही अवॉइड किया करेगा भी तो कहता है यहाँ पर सी के पास गुड टाइटल आ जाता है और सी इस कार का ओनर कंसिडर किया जाए। यहाँ पर जितनी भी एक्सेप्शंस बता रहा हूँ सबके अंदर कंडीशंस है, तो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, उसके बिना एक्सेप्शन नहीं है। जैसे जब मैंने यहाँ पर ये कॉर्नर वाली एक्सेप्शन बताई तो ये कंडीशन बताई कि जी ए जो गुड्स की पोजेशन में है वो को ओनर की परमिशन से है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो फिर तो मान के चलेंगे ए ने कब्जा कर लिया बी की प्रॉपर्टी पर भी, और कब्जे की प्रॉपर्टी आप सेल करो तो वैलिड सेल थोड़ी ना है वो, राइट। सर एक्सेप्शन तो और भी बहुत सारी हो सकती है, यही है बस। बताओ, लो ने तो ये बता रखी है, बाकी आप बताओ। सर हो सकती है, बताओ ना, ये तो वाली बात होगी सर, इस पेंटिंग में सुधार तो बहुत हो सकता है, करके दिखाओ भाई। लो ने जो बता रखी है वो सामने लिखी है एज पर योर सिलेबस। हाँ जी, कहता है अ बायर बाइज इन गुड फेथ फ्रॉम द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट विच इज voidable बट हैज नॉट बीन रिजाइंड एट द टाइम ऑफ सेल। तो पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही काम हो चुका था। फिर जी डी, फोर्थ एक्सेप्शन हमारे पास, सेल बाय द सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आप साइकिल लेने के लिए दुकान पे गए, साइकिल पसंद आ गई जो उन्होंने डिस्प्ले में लगा रखी थी, वो डिस्प्ले वाली थोड़ी ना निकाल के देते हैं, वो तो कहते हैं ठीक है जी आप 5 मिनट बैठो हम असेंबल कर देते हैं। सेम साइकिल असेंबल करके देते हैं ना, वो कोई बनी बनाई साइकिल थोड़ी ना आती है आगे से दुकान पर, पार्ट्स आते हैं जिससे असेंबल किए जाते हैं बाद में, ठीक है। अब आप कह रहे हो कितना टाइम लगेगा, दुकानदार ने कहा जी आधा घंटा। आपने परचेज तो कर ली ना वो चीज़, परचेज करने के बाद पैसे देने के बाद दुकानदार कह रहा है जी आधा घंटा लगेगा असेंबल करने में, हम करके दे देते हैं आपको। आपने कहा ठीक है मैं आधे घंटे में घूम के आ रहा हूँ। उसने 10 मिनट में ये असेंबल करके बाहर रख दी साइकिल, भैया बंदा आएगा ले जाएगा। पीछे से कोई और बायर आ गया और उसके बच्चे को साइकिल देखती पसंद आ गई, मुझे तो यही चाहिए। अब वो जो बायर था वो दुकानदार को कह रहा है भैया ये साइकिल, दुकानदार कह रहा है जी ये तो ऑलरेडी बेच चुकी है और हमारे पास दूसरा इसका पीस भी नहीं है, आप कोई और ले लो। बच्चा कह रहा है पापा यही लूँगा। बायर कह रहा है दुकानदार को या तो 200 रुपये ज़्यादा ले ले। दुकानदार ने बेच दी दोबारा कि जी जो पहले वाला आएगा उसे कह देंगे जी साइकिल किसी भी कोई भी रीज़न मार देंगे उसे और उसके पैसे वापस दे देंगे, क्योंकि पैसे तो 200 रुपये ज़्यादा आ चुके हैं हमारे पास। तो ये केस क्या है, जहां पर सेलर की पोजेशन में गुड्स हैं आफ्टर सेल, और वो भी विद द परमिशन ऑफ बायर। बायर खुद ही छोड़ के गया था ना कि ठीक है मैं आधे घंटे में आ रहा हूं, राइट। तो कहता है वेयर अ सेलर आफ्टर हैविंग सोल्ड द गुड्स continues or is in the possession of the goods or of the documents of title of the goods and again sell them by himself or through his agent to a person who buys in good faith and without notice of the previous sale, such buyer gets a good title to the goods। दूसरा एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है, जब आप ज्वेलरी लेते हो तो कभी कभी आप क्या करते हो कि भैया ले तो ली मैंने, पैसे भी दे दिए, लेकिन अभी डायरेक्ट हम बैंक में लॉकर में इसे रखवाएंगे, घर नहीं लेके जा रहे, तो 2 दिन बाद आकर मैं जब बैंक जाना होगा तब मैं ले जाऊंगा। तो 2 दिन तक किसके पास है, ज्वेलर के पास, पीछे से ज्वेलर किसी और को बेच दे तो यही एग्जांपल। लेकिन कंडीशन एक है, खरीदने वाले को ये नहीं पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी बिक चुकी है। अगर खरीदने वाले को ये पता है कि ऑलरेडी बिक चुकी है फिर तो यार आप जानबूझ के गलत काम में साथ दे रहे हो, समझ रहे हो। हाँ जी, फिर सेल बाय बायर इन पोजेशन,
अब जी मान के चलो आपने गुड्स लिए कि जी मैं इसे यूज करके देख रहा हूं, जैसे मेरी कार ली, ओल्ड कार, आपने कहा भैया 2 दिन चला के देखूंगा, ठीक लगी तो मैकेनिक से रेट फिक्स करा लेंगे और मैं परचेज कर लूंगा। अब आप बायर हो यहाँ पर, लेकिन अभी तक ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि आपने कहा था एक्सेप्टेंस बेसिस पर, अप्रूवल बेसिस पर 2 दिन मैं ट्राई करके देखूंगा, और आपके पोजेशन में भी है कार, और आप वो कार किसी थर्ड पार्टी को बेच दें, तो कौन सा केस है? सेल बाय बायर इन पोजेशन। If a person had bought or agreed to buy the goods obtains with the consent of seller, possession of the goods or the document of title to them, any sale made by him or his agent to a buyer who takes in good faith without the notice of any lien or other claim of the original seller against the goods will give a good title to the buyer. In the above case, if the transfer is by way of pledge or pawn only, it will be valid as a pledge or, ठीक है। तो एस्टोपल सिंपल सा, सर ये समझ नहीं आया क्या? की पॉइंट। भाई आपके पास गुड्स है विद द अप्रूवल ऑफ द सेलर, पोजेशन आपकी, कार आपके हाथ में है, सेलर की अप्रूवल से, राइट। तो उस केस में कह रहा है कि अगर आप मतलब बायर किसी और को सेल भी कर दे तो जो परचेज करेगा उसके पास वैलिड टाइटल जाएगा, जबकि आपके खुद के पास वैलिड टाइटल नहीं था, ठीक है जी। हाँ, अगर मान के चलो कि आपने मेरी कार किसी के पास गिरवी रखवा दी, प्लेज, मेरी कार किसी के पास गिरवी रखवा दी, आपके पास तो टाइटल नहीं था ना गिरवी रखवाने का, फिर भी गिरवी रखवा दी आपने, तो कहता है जी फिर मेरे पास राइट है कि मैं प्लेज के पैसे देकर कार को वापस ले सकता हूँ। तो कहता है उस केस के अंदर जो वो ट्रांसफ़र होगी वो कहाँ तक वैलिड होगी? सिर्फ एज प्लेज और, ठीक है। एस्टोपल, एस्टोपल का मतलब टू स्टॉप समवन फ्रॉम डिनाइंग व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी एग्रीड। अब जी मेरे पास एक कार थी, कार मनीष को बड़ी पसंद आ रही थी, अभी मुझे कह रहा है जी कार बेचनी है अपनी, मैं कह रहा हूँ नहीं बेचनी। 2 दिन बाद दोबारा कार बेचनी है अपनी, भैया नहीं बेचनी। अब जब 2-3 दिन ये पीछे पड़ा रहा तो मैंने वो कार जागृति को दे दी कि 2-4 दिन तू अपने पास रख ले, और मैं कह दूँगा जागृति को बेच दी तो मेरा पीछा छूट जाएगा, ठीक है। जागृति 1.5 शानी कार के पीछे फटाफट से अपना नाम लिखवाया और लेकर मार्केट में घूम रही है। मार्केट में मनीष ने देखा कि कार तो जागृति के पास चली गई, इसका नाम भी लिखा हुआ है। तो जब मैं और जागृति दोनों एक साथ खड़े थे तो मनीष आया, यार मुझे तो दी नहीं कार, आपने इसको दे दी। तो मैंने भी टालने के लिए कह दिया हाँ मैंने इसको बेच दी। तो मैंने क्या रिप्रेजेंट किया जो सच नहीं था, मैंने कार इसे बेची नहीं थी, फिर भी मैंने थर्ड पार्टी को क्या दिखाया कि मैंने इसे कार बेच दी, ये मैंने शो किया। तो मनीष बोला चलो जागृति से ही परचेज कर लेता हूँ। इसने जागृति को ऑफर दिया, भैया कार मुझे दे रहे हो? जागृति ने सोचा ना समझा, कार उठा के मनीष को दे दी, फ्री के पैसे आ रहे थे उसके पास। तो यहाँ पर जागृति चाहे ओनर नहीं थी फिर भी मनीष को उसने कार बेच दी, समझ रहे हो। और बाद में मैं मनीष से लड़ने जाऊं तो ये कार कैसे खरीद सकता है, तो मेरी कार है। तो लोग कहता है भैया अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, जो आपने शो की थी कि कार किसकी है, अब जागृति की। आपने क्या कहा था कि आपने तो कार किसको बेच दी है? जागृति को। तो एस्टोपल का मतलब आप उस बात से पीछे नहीं हट सकते जो बात आपने पहले सामने वाले को विश्वास दिलाई है। तो इस केस के अंदर चाहे जागृति के पास प्रॉपर टाइटल नहीं था, जागृति ओनर नहीं थी, फिर भी जो जागृति ने मनीष को कार सेल की है वो वैलिड कंसीडर की जाएगी और मनीष को ओनर कंसीडर किया जाएगा। तो मैं कहाँ गया? तेल लेने। मेरे पास कोर्ट ने एक ऑप्शन दी, लॉ ने एक ऑप्शन दी
कि भैया आप जागृति के ऊपर केस फाइल करके इससे वो पैसे रिकवर कर सकते हो, प्लस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस फाइल कर सकते हो, विश्वासघात। क्लियर एस्टोपल? सेल बाय अनपेड सेलर। इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है अनपेड सेलर, राइट ऑफ अनपेड सेलर। मतलब जहां बायर ने गुड्स परचेज तो कर लिए लेकिन सेलर को पैसे, उस केस में हम पढ़ेंगे कि अनपेड, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अनपेड सेलर गुड्स को दोबारा से सेल कर सकता है किसी और को, क्योंकि बायर से पैसे तो आए नहीं। तो उस केस में चाहे बायर ओनर भी बन गया था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा, ओनरशिप ट्रांसफर, लेकिन फिर भी सेलर उन गुड्स को दोबारा बेच सकता है और वो सेल वैलिड मानी जाएगी, और जो भी दोबारा से उन गुड्स को परचेज करेगा वो प्रॉपर वैलिड ओनर माना जाएगा। सेल बाय पर्सन अंडर अदर लॉज, जैसे कि अगर मान के चलो मैं अपनी कार गिरवी रखवाता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है भैया इतने टाइम में पैसे वापस दे दोगे, अगर इतने टाइम में पैसे वापस नहीं दिया तो हम आपको एक नोटिस देंगे, रीजनेबल टाइम देंगे, अगर फिर एक्सटेंडेड रीजनेबल टाइम पर भी पैसे नहीं दिए तो हम आपकी कार बेच खाएंगे अपने पैसे रिकवर करने के लिए। वहाँ पर कौन बेच रहा है, मैं या कोई और पर्सन? कोई और पर्सन बेच रहा है ना, जैसे कि ऑफिशियल लिक्विडेटर हो सकता है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है, ऑफिसर, कोर्ट, या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि भाई प्लेज के केस में, ठीक। तो कहते हैं वहां पर लॉ ने उनको पावर दिया कि आप बेचकर पैसे रिकवर कर सकते हो, तो चाहे वो ओनर नहीं भी है फिर भी वो सेल क्या मानी जाएगी, वैलिड। देखो जी यहां तक कोई डाउट हो तो? सर डिक्री क्या होता है? डिक्री डिक्री कहते नहीं ये मेरा डिक रहा है, ये मेरी डिक। हाँ जी, डिलीवरी कहता है जी देखिए डिलीवरी का सिंपल सा मतलब है कि सामने वाला अपनी मर्जी से आपको सामान दे रहा है तो डिलीवरी। अगर आप छीन रहे हो तो उसे आप ये नहीं कह सकते डिलीवरी, राइट। तो डिलीवरी का मतलब वॉलंटरी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। तो डिलीवरी में भी एक्चुअल, में भी कंस्ट्रक्टिव और में भी सिंबॉलिक। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यू बनता है। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब जहाँ पर एक्चुअल में ही पोजेशन दिया जा रहा है तो सामान उठाकर सामने वाले को दिया जा रहा है, वो एक्चुअल डिलीवरी, राइट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्या मतलब है? कहता है जी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब है जहाँ पर हम सामान उठाकर सामने वाले को नहीं दे रहे लेकिन उसको पावर दे रहे हैं सामान ले जाने की। जैसे कि अगर मान के चलो, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, वेयर द सेलर आफ्टर हैविंग सोल्ड द गुड्स मे होल्ड देम एज फॉर द बायर। कि चलो ठीक है, कार आपने परचेज कर ली मुझसे लेकिन अभी भी मेरे पास रखी है क्योंकि आपके पास कार खड़ी करने की अभी जगह नहीं है, फिर भी ये माना जाएगा कि मैंने आपको कार डिलीवर कर दी है क्योंकि आप अपनी मर्जी से यहाँ छोड़ के जा रहे हो। तो वो डिलीवरी कौन सी होगी? ठीक है। तो जहाँ पर जिसके भी हाथ में गुड्स है, जैसे मान के चलो थर्ड पार्टी के हाथ में गुड्स रखे हुए हैं, भाई कार देख ली तूने, हाँ जी, पसंद है, हाँ जी, पर वो कार आजकल मैंने ताऊ जी को दे रखी है तो तुझे वहाँ से लेनी पड़ेगी। ताऊ जी को फ़ोन कर देता हूँ, भैया ये बंदा आएगा तो आप इसे कार दे दीजिएगा। तो चाहे अभी तक मैंने एक्चुअल में उसे डिलीवर नहीं किया है लेकिन फिर भी क्या कंसिडर की जाएगी? ठीक है। सिंबॉलिक डिलीवरी जहां हम सामान को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल सामने वाले को दे रहे हैं। कार की चाबी दे दी तो क्या मानी जाएगी? डिलीवरी। भाई क्या चाहिए कार को का पोजेशन लेने के लिए? उसकी चाबी और उसके पेपर्स, वो दोनों चीज़ मैंने आपको दे दी तो क्या मानी जाएगी? डिलीवरी। या फिर इस रूम में सामान रखा हुआ है, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा और उस रूम की मैं आपको की दे दूँ तो क्या मानी जाएगी? डिलीवरी, राइट। तो बाय डिलीवरिंग द की ऑफ वेयर हाउस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड, बिल ऑफ लेडिंग विच विल एंटाइटल द होल्डर टू रिसीव द गुड्स ऑन द अराइवल ऑफ द शिप। तो ये क्या माना जाएगा? सिंबॉलिक। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबॉलिकली, आपने वही सामने वाले को दे दिया तो इसका मतलब उस गुड्स की आपने उसको डिलीवरी दे दी। ठीक है जी। रूल एज टू डिलीवरी कह रहा है जी डिलीवरी शुड हैव इफेक्ट ऑफ पुटिंग द बायर इन
पोजेशन। अगर आप सामने वाले को डिलीवरी देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसे कह रहे हैं कि भैया काले कुएं में गाड़ी पड़ी है, वहाँ से लेनी पड़ेगी, तो वो कोई डिलीवरी कंसिडर नहीं की जाएगी। एक्चुअल में डिलीवरी का मतलब जहाँ पर सामने वाला उसका पोजेशन ले सके, राइट। द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूटी ऑफ बायर टू क्लेम डिलीवरी। सामान परचेज करने के बाद आपकी जिम्मेदारी, बायर की जिम्मेदारी सेलर को कहे भैया मेरा सामान दे। सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको फ़ोन करके कहेगा जी अपना सामान ले लो। याद रही ये बात। कहता है द सेलर इज टू डिलीवर द गुड्स व्हेन द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू क्लेम द डिलीवरी। गुड्स इन द पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। अब जैसे मैंने कहा जी गोडाउन में रखे हैं गुड्स और आपको वहां से लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गोडाउन का इंचार्ज है मिस्टर एक्स, जब तक मिस्टर एक्स बायर को ये ना कह दे कि हाँ जी गुड्स गोडाउन में रखे हुए हैं और मैंने वो गुड्स आपके ब्याह पर होल्ड कर रखे हैं, तब तक बायर के पास डिलीवरी थोड़ी ना कंसिडर की जाएगी। क्योंकि अगर बायर गोडाउन में जाता है और मिस्टर एक्स कहता है कौन है भैया, कहाँ से आए हो, भाग जाओ यहाँ से, तो डिलीवरी थोड़ी ना मिली बायर को। तो कहता है जी जब ये थर्ड पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी बायर को कि जी जो गुड्स मेरे पास रखे हैं वो आपके हैं, आप ले जा सकते हो, तभी डिलीवरी कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज डिलीवरी कंसीडर नहीं की जाएगी। वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल आर इन द पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी, देयर विल बी डिलीवरी ओनली व्हेन दैट पर्सन, मतलब थर्ड पार्टी, एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। ड्यूटी ऑफ सेलर टू टेंडर डिलीवरी। सेलर की ड्यूटी कितनी है बस कि जब बायर डिलीवरी की डिमांड करे तो सेलर डिलीवर करने के लिए रेडी होना चाहिए कि हाँ जी मेरी तरफ से सारी तैयारी है, आप ले जाइए, राइट। द सेलर शुड टेंडर डिलीवरी सो दैट बायर कैन टेक द गुड्स। इट इज नो ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सेंड और कैरी द गुड्स टू द बायर। ऊपर भी बताया था, नीचे ही बता रहा हूँ, क्लेम भी आपको करनी पड़ेगी, बायर को करनी पड़ेगी, प्लस गुड्स की डिलीवरी भी आपको लेनी पड़ेगी। सेलर की ड्यूटी नहीं है आपको फोन करके कहेगा भैया अपना सामान ले जाओ, राइट। बट द गुड्स मस्ट बी इन, ये सेलर की ड्यूटी है, तभी मानेंगे ना कि सेलर डिलीवरी देने के लिए तैयार है। जब आप सेलर से डिलीवरी क्लेम करने जा रहे हो तो गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, तो इसी को कहेंगे क्या, टेंडर ऑफ डिलीवरी, कि आप तैयार हो, राइट। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और द टेंडर ऑफ डिलीवरी, if by the contract seller is bound to sell the goods to the buyer, वो तो बात ही अलग होगी, वो तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो जो पार्टीज ने एग्री किया वही पूरा किया जाएगा। अब आप कह रहे हो जी घर भिजवाओ, तो क्या घर नहीं भिजवाते वो लोग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो भैया सेलर सिर्फ कहाँ तक डिलीवर करेगा, जहाँ पर गुड्स रखे हुए हैं वहीं से उठाने पड़ेंगे, जहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फैक्ट्री से उठाने पड़ेंगे, जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दुकान से उठाने पड़ेंगे, ये पिज़्ज़ा हट से ही उठाना पड़ेगा पिज़्ज़ा। वो तो बात ही अलग है ना कि आप कहते हो जी होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आप होम पर डिलीवर करोगे, अदरवाइज सेलर की कोई ड्यूटी नहीं है कि वो आपके घर तक पहुँचाएगा गुड्स, राइट। द सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन द रीजनेबल टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो, अदरवाइज सेलर की कोई ड्यूटी नहीं है। प्लेस ऑफ डिलीवरी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया जी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि डिलीवरी कहाँ पर दी जाएगी वो तो बात ही खत्म होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ तो कहता है जी जहां गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कहां पर, तो जी प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाएगी, बस वहां तक की सेलर की जिम्मेदारी, उसके बाद किसकी, बायर की। अगर दुकान की बात करें तो सेलर ने कहाँ डिलीवर करना है, काउंटर पे, काउंटर तक की सेलर की जिम्मेदारी, उसके बाद बायर की, राइट। कहता है द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज यूजुअली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इट इज सो स्टेटेड द गुड्स मस्ट बी डिलीवर एट द स्पेसिफाइड प्लेस ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑन अ वर्किंग डे। अब होम डिलीवरी भी मंगाते हो तो ऐसा तो नहीं ना कि रात को 12 बजे भेज देगा, रात को 12 बजे दरवाज़ा खटखटाएगा जी आपकी होम डिलीवरी आ गई है, तो क्लियर कट। वेयर नो प्लेस इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे हैपन्स टू बी एट द टाइम ऑफ द
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब सामान गोडाउन में पड़ा है जो कि गुड़गांव में है, ऑफिस दिल्ली में है, सेल परचेज कहाँ हो रही है, दिल्ली में। तो लो ने क्लियर कट कहा कि अगर उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लिया कि गुड्स कहाँ से मिलेंगे फिर तो बात अलग है, वहीं से मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ तो आपको डिलीवरी कहाँ से लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब गुड्स कहाँ पर थे, गुड़गांव में। ठीक है। एंड इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस, अगर गुड उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते, एडवांस में हमने कह दिया भैया 500 शर्ट मैन्युफैक्चर कर देना मेरे लिए, तो भैया शर्ट कहाँ मैन्युफैक्चर होएगी, फैक्ट्री में, तो डिलीवरी कहाँ से उठानी पड़ेगी, फैक्ट्री से। इफ द गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड। और क्लियर है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, हाँ जी, सेलर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। तो याद रखना मैंने क्या बताया कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फैक्ट्री में, तो उसे कहाँ तक की कॉस्ट बियर करनी है, फैक्ट्री, डिलीवर कहाँ करना है उसे, फैक्ट्री गेट पर। प्रोड्यूस हो रहे हैं फैक्ट्री में तो कहाँ पर उसे डिलीवर करना है, फैक्ट्री गेट पर। दुकान पे जा रहे हो सामान परचेज करने तो कहाँ तक उसे डिलीवर करना है, काउंटर तक। वहां तक का तो खर्चा कौन उठाएगा, सेलर, राइट। लेकिन डिलीवरी लेने के बाद वाला बाकी सारा खर्चा कौन उठाएगा, बायर। और एक बार बायर ने डिलीवरी ले ली तो सारा रिस्क भी कौन उठाएगा, बायर, राइट। कॉस्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट, वो तो सेलर का ही काम है, देखो वो तो कॉस्ट सेलर को ही बियर करनी पड़ेगी। इफ द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस अदर देन वेयर दे आर, तो भैया चाहे गुड़गांव में गुड्स थे लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि जी आप दिल्ली पर भिजवाइए गुड्स हमारे घर पर, तो इसका मतलब जहाँ पर गुड्स है उससे किसी और प्लेस पर मंगवाए जा रहे हैं, राइट। तो रास्ते में गुड्स खराब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डेट्रॉइट हो सकते हैं, तो उस चीज़ का वो जो रिस्क होगा, वो रिस्क किसका होगा, बायर कौन बन गया, ओनर। और रिस्क भी किसका होगा, ओनर का। मतलब वो अलग बात है जब हम लोग डोमिनोज में कॉल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है कि घर पर डिलीवरी चाहिए, जब घर पर डिलीवरी दोगे तब ही आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पूरा माना जाएगा, तभी हम पैसे देंगे। वहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट ही ये कह रहा है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट पूरा ओनरशिप ट्रांसफ़र, ओनरशिप ट्रांसफ़र तो रिस्क किसका, बायर का, राइट। डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट कहता है कि भैया बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट इफ नॉट एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर, हाँ जी, acceptance of goods by the buyer take place when the buyer intimates the seller that he has accepted the goods, या फिर retain the goods after the lapse of reasonable time without intimating the seller that he has rejected them, या does any act on the goods which is inconsistent with the ownership of the seller, वो चीज़ हम डिस्कस कर ही चुके हैं, राइट। if the seller sends the buyer a large or small quantity of goods, जैसे आपने ऑर्डर दिया था 10 किलो का, उसने भेज दिया या तो 8 किलो या फिर, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, यू कैन रिजेक्ट द होल क्वांटिटी, आपका मन करे तो, क्योंकि जितने का ऑर्डर दिया था उतना नहीं आया, या फिर यू कैन एक्सेप्ट द होल क्वांटिटी, या फिर एक्सेप्ट द क्वांटिटी बी ऑर्डर एंड रिजेक्ट द रेस्ट। तो लो ने आपको पावर दी, आप चाहो तो सामने वाले कह सकते हो भैया अपना अपने पास है, 8 किलो भी नहीं चाहिए हमें, तो पूरा कितना चाहिए। तो इट मीन्स यू आर नॉट बाउंड टू टेक द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट इफ नॉट एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इफ द सेलर डिलीवर्स द गुड्स डिलीवर्स विद द गुड्स ऑर्डर्ड द गुड्स ऑफ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, तो जो आपने गुड्स कहे थे साथ साथ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन के गुड्स भी भेज दिए। जैसे आपने मंगाया था आटा, साथ में भेज दिए उसने लट से दाल। अब आप कह रहे हो जी मैंने तो मंगाए नहीं थे। द बायर मे एक्सेप्ट द गुड्स ऑर्डर्ड एंड रिजेक्ट द रेस्ट, और रिजेक्ट द वेयर द बायर राइटली रिजेक्ट द गुड्स ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न। अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये इटैलिक में लिखी हुई है। कहता है आपने मशीन मंगाई थी और किस बेसिस पर मंगाई थी, 2 दिन यूज़ करके देखूंगा, अगर पसंद नहीं आई तो
नहीं लूँगा, अगर आ गई तो ले लूँगा। इस बेसिस पर आपने मशीन मंगाई, आपको पसंद नहीं आई तो लो कहता है आपका काम सिर्फ इतना है कि सामने वाले को फ़ोन करके बता दो भैया मशीन पसंद नहीं आई, अपने डब्बे को उठा लें। आपका काम उसका डब्बा उसकी दुकान तक वापस देना नहीं है। यू आर नॉट बाउंड टू डिलीवर दैट टू द सेलर। आई बात समझ में? सेलर की ड्यूटी है अपना सामान उठाने की, बायर की ड्यूटी नहीं है। तो कहता है ही इज़ नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स टू द सेलर, इट इज़ सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम। In that case, seller has to remove the goods. क्लियर है? आ जाओ जी। अगर सामने वाला अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहा तो जी केस फाइल करोगे, तो सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर, द सेलर में सू हिम फॉर द प्राइस। वेयर द, ये तो इसे लिख लीजिए इंस्टेंस, और इसे लिख दीजिए, अगर ये होगा तो ये राइट है, ये होगा तो ये राइट है। When the price is payable on certain day regardless of delivery, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी। हम कह रहे हैं कि जी आपको गुड्स तो मिलेंगे आफ्टर 5 days, ठीक है, लेकिन आपको पैसे जमा करवाने हैं कल ही, टुमारो। लेकिन अभी गुड्स कब मिलेंगे आपको? कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ। कहता है अगर कल पैसे नहीं दिए बायर ने तो सेलर उसके ऊपर पैसों के लिए केस फाइल कर सकता है, चाहे डिलीवरी हुई है या, फिर कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा था उसने, पैसे कब दूंगा? आई बात समझ में? तो सेलर में सू फॉर द प्राइस इफ इट इज नॉट पेड ऑन दैट डे ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट, ना गुड्स डिलीवर हुए, ना प्रॉपर्टी पास हुई, ना ओनरशिप ट्रांसफर हुई, कुछ नहीं, पर फिर भी सेलर पैसों के लिए क्लेम कर सकता है, क्योंकि बायर ने एग्री क्या किया था कि पैसे कल दे दूंगा, आप सामान मंगा दीजिए। सेलर ने कहा था ठीक है 5 दिन लगेंगे। आई बात समझ में? वेयर द बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर देम, पे फॉर देम का मतलब निग्लेक्ट टू पे फॉर देम। तो बायर ने ना तो गुड्स एक्सेप्ट की और ना उनके लिए पे किया, तो सेलर में सू द बायर फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, राइट। तो जैसे कि आप पिज़्ज़ा मंगाते हो तो आपको एक्सेप्ट करना है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो पिज़्ज़ा भी ख़राब होएगा, आने जाने का खर्चा भी लगा, तो जो कंपनी है वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है फॉर द डैमेजेस फॉर नो एक्सेप्टेंस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं थी ना कि पहले खा के देखेंगे तब पैसे देंगे। आपने जो मंगाया वो उन्होंने डिलीवर कर दिया, हाँ पे चेक कर सकते हैं, आपके पास ये आज़ादी है कि जो आपने मंगाया वही डिलीवर किया नहीं किया। उसके बाद भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो कहता है रॉन्गफुली रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई रीज़न नहीं है रिजेक्ट करने का, फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो भैया ठीक है, लेकिन सेलर में सू द बायर फॉर डैमेजेस। Where the seller wrongfully neglects or refuse to deliver the goods, तो buyer may sue for the damages of for non-delivery, right? If the buyer has paid the price and goods are not delivered, the buyer can sue the seller for the recovery of the amount. Anticipatory breach क्या होती है जी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था हमने। क्या तो सर पढ़ा तो सब कुछ है पर पढ़ते तो नहीं है। अगर पढ़ लेंगे तो बाद में फिर ब्लेम गेम कैसे खेलेंगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच बहुत हाईलाइट करके बताया था। ब्रीच इन एडवांस, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की डेट रखी गई 5/4/2018, कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया 1/4/2018, तो जी परफॉर्म कब करना था? 5 दिन बाद। लेकिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही एक पार्टी कह रही है मेरे बस की नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, मतलब कब कह दिया पार्टी ने? तो इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रीच इन एडवांस। अभी तो डेट भी नहीं आई जिस डेट को परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट, पहले ही कह दिया गया कि भैया मेरे बस की नहीं है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, ठीक है।
तो जी यहाँ पर एक पार्टी ए है, दूसरी पार्टी बी है। तो जी एंटीसिपेटरी ब्रीच किसने किया? ए ने। ए ने कहा जी मेरे बस की नहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना। तो बी के पास क्या क्या ऑप्शन है? बी चाहे तो सेम डेट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर कर सकता है। पहली ऑप्शन तो ये। और जब सेम डेट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर कर दिया तो फिर परफॉर्मेंस वाली डेट का इंतजार ही नहीं करना, पहले ही आप चाहो तो डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकते हो। या बी चाहे तो कह सकता है कोई नहीं बाबूजी, सोच लो समझ लो, अभी तो 5 तारीख दूर है, मैं इंतजार करूंगा। तो इसका मतलब बी चाहे तो यहां तक वेट कर सकता है। अगर बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखा यहां तक, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खाली बी के लिए अलाइव नहीं है, ए के लिए भी अलाइव है। अगर बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखा तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बी के लिए अलाइव नहीं है, ए के लिए भी अलाइव है। मतलब अगर 5 तारीख को ए को लगा कि यार कोई नहीं कर देता हूँ परफॉर्म, तो ए परफॉर्म कर सकता है, जबकि वो ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर चुका था, ब्रीच की इंटीमेशन दे चुका था। तो जी अगर बेनिफिट है तो दोनों के लिए, बोथ ए एंड, हाँ अगर बी सेम डेट को ब्रीच कंसीडर करना चाहे तो उसकी मर्जी है। आई बात समझ में? तो वेयर आइदर पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल repudiates the contract before the date of delivery, the other party may either treat the contract as subsisting, वो चाहे तो alive रख सकता है, and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as resigned and sue for the damages for the, तो दोनों ऑप्शन है बी के पास। इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज सबसिस्टिंग, अगर बी मान के चल रहा है नहीं जी कोई नहीं बाबूजी वेट करूंगा मैं, तो इट वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ पार्टीज, राइट। अब मान के चलो 5 तारीख को ए का तो मूड कर गया कि अपना पार्ट परफॉर्म कर दूं, अब बी कह रहा है कि नहीं आपने तो पहले ही मना कर दी थी रहने दो। ए कह रहा है नहीं भैया कॉन्ट्रैक्ट तो अलाइव था, अब अगर आपने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो मैं आपके ऊपर केस फाइल करूंगा, ठीक है। एंड द पार्टी हु हैड ओरिजिनली repudiated will not be deprived of his right of performance on the due date in spite of his prior repudiation, his right to set up any defense for non-performance which might have actually arisen after the date of the prior repudiation। तो पहला वाला केस क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया अगर बी ने यहाँ तक अलाइव रखा तो ए का भी राइट है कि मैं पार्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। और दूसरे वाला पार्ट क्या कह रहा है? अगर 5 तारीख को बी का मूड कर गया कि छोड़ कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो रहा है, और वो ए को कह रहा है चल तू मना कर रखा ना रहने दे, ए कह रहा है नहीं भैया अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अलाइव था, मैं पूरा करना चाहता हूँ, अगर तूने पूरा नहीं किया तो फिर तेरे को नॉन परफॉर्मेंस के लिए डैमेज देने पड़ेंगे। क्लियर? आ जाओ जी। अनपेड सेलर मतलब एक ऐसा सेलर जिसको बेचारे को पैसे नहीं मिले। कहता है जी अनसेड सेलर का मतलब क्या है? व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, और व्हेन द कंडीशनल पेमेंट वाज मेड बाय बिल ऑफ एक्सचेंज या अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सच इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड। तो अगर आपने 100 रुपये का सामान बेचा है, अभी भी आपको कितने मिले हुए हैं, और जो क्रेडिट पीरियड था वो भी खत्म हो चुका है, तो नाउ यू आर अनपेड सेलर। पूरे पैसे तो नहीं मिले ना। या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर आपने सामान बेचा है और वो क्या हो जाए डिसऑनर, तो आपको पैसे नहीं मिले तो भी आप क्या हो अनपेड सेलर, ठीक है जी। तो अनपेड सेलर के केस में 4 राइट दे रखे हैं एक्ट के अंदर। पहला अ लियन और राइट ऑफ रिटेंशन, दूसरा द राइट ऑफ स्टॉपेज इन द ट्रांजिट, तीसरा राइट ऑफ सेल, चौथा राइट टू विद होल्ड डिलीवरी। हर राइट में कंडीशंस है तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अनपेड सेलर का राइट जो भी दे रखे हैं वो कब एक्सरसाइज कर सकता है? पहला राइट कौन सा है? राइट ऑफ लियन। लियन का मतलब क्या होता है? अपने पोजेशन में रखना, कि जब तक पैसे नहीं देगा तब तक सामान मेरे पास ही रहेगा, राइट। पर वो राइट कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? जब उसके पोजेशन में गुड्स होगा। अगर वो ऑलरेडी गुड्स बायर को दे चुका है फिर वो राइट कहाँ से पोजेस करेगा? लो कह रहा है आप उससे छीन के वापस पोजेशन नहीं ले सकते,
हाँ, अगर आपके पास ही है गुड्स अभी भी और सामने वाले ने पैसे नहीं दिए तो आप उनको अपने पास रिटेन करके रख सकते हो। तो अनपेड सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स सोल्ड में एक्सरसाइज हिज लियन ऑन गुड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर सामने वाले को आपने सामान बेच दिया उधार में और सामान भी उसे दे दिया, उधार का टाइम खत्म हुआ, वो पैसे नहीं दे रहा, तो आप उसे सामान उठा के नहीं ला सकते। लॉ ने क्लियर कट मना किया है। उस केस में आपके पास पोजेशन नहीं गुड्स का, तो आप सिर्फ पैसों के लिए क्लेम कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास गुड्स का पोजेशन अभी भी है बेचने के बाद भी और सामने वाला पैसे नहीं दे रहा, फिर आप उसे अपने पास रिटेन करके रख सकते हो कि भैया पहले पैसे दे फिर गुड्स दो। ठीक है, that is keep the goods in his possession and refuse to deliver them to the buyer until the fulfillment or tender of the price in case where the goods have been sold without stipulation as to credit। कैश में बेचा था, अगर उधार में बेचा था तो भैया पहले उधार का टाइम खत्म होगा, उसके बाद ही तो अगला पैसे देगा। where the goods have been sold on credit but the terms of the credit has expired, the buyer becomes insolvent। आपने किसी को सामान बेचा, सामान अभी भी रखा हुआ है, डिलीवर करना है, और आपको न्यूज़ मिल गई कि बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया। भैया इंसॉल्वेंट हो गया तो अपना सामान अपने पास रखो, फिर उसको क्यों बेचूंगा मैं। ठीक है, हेयर लियन डिपेंड्स ऑन द सेलर्स लियन इज पोजेसरी लियन, पोजेशन नहीं तो कोई लियन भी नहीं। सो दैट इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली सो लॉन्ग एज द सेलर इज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। इट कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस एंड नॉट फॉर एनी अदर। तो ये याद रहेगा, ये वाला राइट सेलर के पास सिर्फ किस वजह से है? नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस। लियन कब खत्म हो जाता है सेलर का? कहता है जब सेलर के हाथ से गुड्स बाहर चले गए। सेलर के हाथ से गुड्स बाहर कब चले गए? आपको मुंबई गुड्स भिजवाने थे और जो मुंबई वाली पार्टी थी उसके कहने पर आपने उसके कैरियर पर गुड्स डलवा दिए। जैसे ही उसके कैरियर पे गुड्स डलवाए, हमने पढ़ा कि ओनरशिप क्या हो गई? ट्रांसफर। तो किसके पोजेशन में गुड्स माने जाएंगे? बायर के पोजेशन में, राइट। वेयर व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स, तो लियन खत्म हो गया। या फिर खुद सेलर ने अपना लियन इसके ऊपर से वेव ऑफ कर दिया, मतलब कह दिया चाहे सामान दुकान पर पड़ा है पर आपका है। तो पहले ही दुकानदार ने क्या कह दिया कि भैया मेरा इसके ऊपर कोई राइट, तो अपना उसने लियन खुद ही वेव कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, दूसरा राइट क्या है जी? स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में ही सामान को रुकवा देना। ठीक है जी, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट, रास्ते में है, रिज्यूमिंग द पोजेशन ऑफ देम एंड रिटेनिंग पोजेशन अंटिल द पेमेंट ऑफ द प्राइस। सिर्फ दो केसेस में ये राइट अवेलेबल है, व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड गुड्स आर इन, ये दो कंडीशन। तो सिर्फ किस केस में? यहां पर इंसॉल्वेंसी का मतलब कोर्ट डिक्लेयर करेगा इंसॉल्वेंट, वो वाली इंसॉल्वेंसी नहीं है। इंसॉल्वेंसी का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर दैट बायर कैन नॉट पे फॉर द गुड्स, सिंपल। तो जो डे टू डे बिजनेस के अंदर मार्केट में अफवाह फैली हुई है यार वो पैसे नहीं दे पा रहा है लोगों के, तो भी इंसॉल्वेंट कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो कहता है द बायर इज इंसॉल्वेंट इफ ही हैज सीज्ड टू पे हिज डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस और कैनॉट पे हिज डेट एज दे बिकम ड्यू। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही हैज एक्चुअली बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द। क्लियर है जी? अब जी देखिए, द गुड्स आर इन ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर और अदर बेली लाइक वार फिंगर है, वेयर हाउस है, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर एंड अंटिल द बायर टेक्स द डिलीवरी। तो यहाँ पर आपने कैरियर पर डाल दिया गुड्स जो कि बायर ने बताया था, या बायर के बिहाफ पर किसी वेयर हाउस में गुड्स स्टोर करवा दिए। बायर ने कहा था भैया इस वेयर हाउस में गुड्स डलवा दो, मैं अपने आप यहाँ से निकालता रहूँगा, बेचता रहूँगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका क्या? ट्रांजिट। और कब तक ट्रांजिट रहेगा? जब तक बायर के हाथ में गुड्स आ नहीं जाएंगे, बायर उनकी डिलीवरी नहीं ले लेगा, राइट। ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा? कहता है इफ द बायर ऑब्टेन्स द डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट देयर डेस्टिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ये केस क्या है हमारे पास? कहता है जी आपने कैरियर पर गुड्स डलवाया
और गुड्स कहाँ पर जाने थे? मुंबई। बीच में राजस्थान में ही, यहाँ से होके जाना था ट्रक, और राजस्थान में ही बायर ने डिलीवरी ले ली, भाई मेरा सामान यहीं उतार दे। तो जब एक बार बायर ने डिलीवरी ले ली तो क्या ट्रांजिट मुंबई तक कंटिन्यू हो रही है? तो इसका मतलब डिलीवरी कहाँ पर हो चुकी, और यहाँ तक ही ट्रांजिट खत्म हो गई, कम्स टू एंड। ठीक है। इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट देयर डेस्टिनेशन द कैरियर एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ इवन इफ फर्दर डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज इंडिकेटेड बाय द बायर। मुंबई पहुंच गए गुड्स, मुंबई में फ़ोन कर दिया, भाई साहब आपका सामान पड़ा है, कहाँ भिजवाना है? तो चाहे अभी आगे पूछा कहाँ भिजवाना है, लेकिन एक बार बायर को क्या कह दिया, आपका सामान पड़ा है, मतलब जो सामान हम होल्ड कर रहे हैं आपके बिहाफ पर होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सामान किसका हो गया? बायर का। ट्रांजिट खत्म। इफ द कैरियर wrongfully refuses टू डिलीवर द गुड्स टू द, अगर बायर को गुड्स देने से मना कर दिया कैरियर ने, तो इसका मतलब अब बायर के लिए तो नहीं है ना वो गुड्स, तो ट्रांजिट खत्म। ठीक है जी। इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड कैरियर और अदर बेली होल्ड्स देम, जैसे मुंबई गुड्स भिजवाया था, लेने से मना कर दिया, अमेजन से कोई सामान मंगाया आपने, तो चल के आ रहा है, मतलब कैरियर से आ रहा है, घर पर आकर लेने से मना कर दिया आपने, तो ट्रांजिट विल बी डीम्ड टू कंटिन्यू इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज्ड टू रिसीव देम। तो सेलर ने फ़ोन मारा, भाई रुक जा, कहाँ वापस लेके आ रहा है, मैं बात करता हूँ बायर से, अभी गुड्स को वहीं पर ही रख। तो जब अगर बायर ने वापस लेने से भी, सेलर ने वापस लेने से भी रिफ्यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब अभी गुड्स कहाँ पर है? ट्रांजिट में। कब खत्म होगा गुड्स? ट्रांजिट कब खत्म होगा? कहता है जब ये गुड्स वापस किसके पास पहुँच जाएंगे? सेलर के पास। बायर ने मना कर दिया, सेलर कह रहा है अभी रुक जा, मैं भी नहीं ले रहा डिलीवरी में, बात करता हूँ पार्टी से, तो अभी भी कहाँ पर लटके हुए हैं गुड्स? ट्रांजिट में। तो कहता है ट्रांजिट विल बी डीम्ड टू कंटिन्यू इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज्ड टू रिसीव देम बैक। द राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट मे बी एक्सरसाइज्ड बाय द अनपेड सेलर आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स, कि वो कैरियर को कहते भैया मेरा गुड्स मेरे पोजेशन में दे दे, एक्चुअल पोजेशन में, या फिर वो कैरियर वाले को बोल दे कि भैया गुड्स बायर को देने की जरूरत नहीं है, दिवाला निकल गया उसका, तो सुना है वो पैसे नहीं दे पा रहा। तो एक्चुअल पोजेशन में भी ले सकता है सेलर, या फिर कैरियर को इन्फॉर्म भी कर सकता है कि बायर को गुड्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सेलर ने उसके ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया। ऑन द नोटिस बीइंग गिवन टू द कैरियर ही मस्ट रीडिलीवर द गुड्स टू द सेलर हु मस्ट पे द एक्सपेंस फॉर द सेल बाय बायर बिफोर टेकिंग द पोजेशन। अच्छा ऐसा भी होता है, आपने गुड्स दिल्ली से मुंबई भेजे, ये जो क्लाइंट था इसकी एक पार्टी बीच में राजस्थान में थी, ठीक है, तो क्लाइंट ने अपने दूसरे क्लाइंट को कहा कि यार सामान आ रहा है मेरा, पहले मुंबई आएगा फिर मैं राजस्थान भेजूँ, इससे अच्छा एक काम कर, राजस्थान से होता हुआ यार है तो राजस्थान ही उतार ले। तो इसका मतलब इस वाले क्लाइंट ने बिना पोजेशन लिए सामान को आगे बेच दिया। केस समझ गए? राइट। तो कह रहा है द सेलर्स राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल ऑन द पार्ट ऑफ बायर अनलेस द सेलर हैज असेंटेड इट। तो यहाँ पर एम डी को क्या कहने वाला है, भाई जो सामान तूने मुंबई के लिए भेजा है, एक काम कर कैरियर वाले को बोल दे कि वो राजस्थानी उतार देगा, और सेलर कहे चल कोई बात नहीं उतार देगा। अगर सेलर ने बोल दिया फिर तो उसने पोजेशन दे दिया, फिर तो ट्रांजिट खत्म राजस्थान में ही। लेकिन अगर सेलर ने कहा नहीं भैया हम तो मुंबई उतारेंगे सामान, उसके बाद आपने जो करना है वो करना, तो इसका मतलब अगर मुंबई वाली पार्टी ने राजस्थान वाली पार्टी को कह भी दिया कि सामान राजस्थान उतर जाएगा, फिर भी ट्रांजिट में ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। तो सेलर्स राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सेल ऑन द पार्ट ऑफ बायर अनलेस सच सेल इज असेंटेड बाय द सेलर। ठीक। हाँ, अगर जो बिल्टी जो भी बोलते हो, बिल ऑफ लेडिंग वेडिंग जो भी बोलते हो, अगर ये मुंबई वाली पार्टी ने राजस्थान वाली पार्टी को ही भेज दी और राजस्थान वाली पार्टी वो बिल दिखाकर सामान उतरवा रही है रास्ते में, फिर सेलर के हाथ में कुछ नहीं है, फिर तो उसके सारे राइट खत्म। तो कहते हैं अ ट्रांसफर हाउएवर ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग या अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द
सेलर टू अ बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू इज वैलिड अगेंस्ट द सेलर राइट। फिर उसके राइट खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? राइट ऑफ रीसेल कहता है अनपेड सेलर में रीसेल वेयर द गुड्स आर, उसे लग रहा है भैया सेलर तो बायर तो पैसे दे नहीं रहा, गुड्स धीरे धीरे खराब हो रहे हैं तो बेच सकता हूँ मैं। लोग कहता है इसे बेच दो, बायर का वेट करने की जरूरत नहीं है। या फिर वेयर द राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक डिलीवरी नहीं दूंगा, और अगर इतने टाइम में पैसे नहीं दिए तो मैं फिर इसे किसी और को बेच सकता हूँ, राइट रिजर्व कर लिया। वेयर इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ लियन या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट द सेलर गिव्स द नोटिस, तो एक बार ये राइट एक्सरसाइज कर लिया, ऊपर जो दोनों पड़े हमने पोजेशन ले लिया गुड्स का, और फिर बायर को कह रहा है भाई देख तेरी इंटेंशन पर मुझे शक है, पैसे देगा या नहीं देगा, तो एक काम कर पैसे दे जा और सामान ले जाइए, मैं 7 दिन वेट करूँगा। 7 दिन तक अगर बायर ने पैसे नहीं दिए तो 8वें दिन फिर सेलर किसी और को बेच सकता है, राइट। तो सेलर गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल के 7 दिन वेट करूँगा, 8वें दिन मैं किसी और को बेच दूंगा। बायर डज नॉट पे और टेंडर द प्राइस विद इन द रीजनेबल टाइम, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर ना लोग पता क्या कहता है, इस थर्ड वाले केस में लोग कहता है आपने किसका सामान बेचा, कायदे से सामान किसका था वो, हमने आपको राइट तो दे दिया रिटेन करने का कि पैसे देकर ही बंदा ले सकता है, अगर आपको ये डाउट है कि भैया वो इंसॉल्वेंट होने वाला है या आपको लगता है कि वो पैसे नहीं देगा, लेकिन एक्चुअल में सामान किसका है, बायर। कितने का सामान था जी, बायर से 100 रुपये लेने थे। आपने अपने ये 2 राइट एक्सरसाइज किए, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज किया और दोबारा से पोजेशन ले लिया गुड्स का अपने कंट्रोल में। अब आप उसे बेच रहे हो, कितने का बिका, 20 रुपये का। अभी भी डेफिशिएंसी है, ये 20 रुपये किससे क्लेम कर सकते हो, ये 20 रुपये किससे क्लेम कर सकते हो, बायर से। आप क्या मान के चलो कि आपने 100 रुपये का सामान बायर को बेच दिया, अब तो बायर से आपको कितने रुपए मिलने हैं, 100 रुपये। अगर आपको लगता है कि बायर की इंटेंशन नहीं है पैसे देने की या बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो आपने उसका सामान अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि आपको उससे कितने रुपए लेने थे, 100 रुपये। आप ये मत सोचो कि आपने अपना सामान अपने कब्जे में कर लिया, आपने उसका सामान अपने कब्जे में कर लिया क्योंकि आपको उससे कितने रुपए लेने थे, 100 रुपये। और वो सामान बेच के कितने रिकवर हो गए, उसका सामान बेच के कितने रिकवर हो गए, 80। बाकी 20 के लिए आप बायर के ऊपर क्लेम फाइल। अगर मान लो ये बिका 120 का, तो आपको तो कितने लेने थे बायर से, 100 रुपये, बाकी 20 रुपये चुपचाप बायर को दे दो। किसका सामान बेचा है, बायर का। आगे बात समझ में? तो कायदे से आपको राइट तो दे दिया वापस पोजेशन लेने का, लेकिन बायर का सामान का पोजेशन ले रहे हो आप, क्योंकि आपको बायर से 100 रुपये लेने थे। तो कहता है एंड द बायर डज नॉट, अच्छा, if on resale there is deficiency between the price due and the amount realized, तो seller is entitled to recover it from the buyer. If there is any surplus, he can keep it. He will have, or he will not have the right if he has not given the notice, and will have to pay the profit to the buyer if there is any profit on resale. तो अगर नोटिस दे दिया था आपने कि भैया देख 7 दिन वेट करूँगा वरना बेच दूंगा, फिर तो अगर कुछ सरप्लस आता है तो आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आपने नोटिस ही दे दिया ना कि 7 दिन वेट करूँगा तेरा, उसके बाद फिर इस सामान पे तेरा कोई राइट नहीं है। लेकिन बिना नोटिस दिए बेच दिया तो किसका सामान बेचा, प्रॉफिट किसे देना है, बायर। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, तो ये राइट मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर चुके हैं। कहता है अनपेड सेलर में सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड टू द बायर। जब बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो किस चीज़ के लिए आप केस फाइल कर सकते हो, सिर्फ प्राइस के लिए, राइट। और ही हैज रॉन्गफुली रिफ्यूज टू पे द प्राइस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द सेलर में सू द बायर इवन इफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड वेयर द प्राइस इज पेएबल ऑन अ सर्टेन डे। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। आ जाओ जो ऑक्शन पे आ जाओ, ऑक्शन सेल। ऑक्शन क्या होती है, नीलामी। और ऑक्शन के केस में बिड्स एक से ज़्यादा बंदा दे सकता है, कुछ लोग सामने बैठे होते हैं। जब बिड एक्सेप्ट की जाती है तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। तो जो बिड दे रहा है, बिड इज ऑफर,
फ्रॉम बिडर। ठीक है, और जब इस बिड को एक्सेप्ट किया जाएगा तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। सिर्फ आपने बिड दी है इस वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। आप ऑफर दे रहे हो, बिड दे रहे हो, मैं 50 में खरीदना चाहता हूँ, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तभी क्या बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हर बिड के अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है 1 2 3 हैमर मार कर डिसाइड किया जाता है, राइट। तो जनरली जब तक थर्ड हैमर नहीं पड़ता तब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता, पर कोई और वे आउट भी हम कह सकते हैं बिड के लिए। ठीक है, अब जी क्या सेलर को अपने ही सामान का बिड करना अलाउड है? मान के चलो आप घर की बात करते हो जी, ये घर है आपका, मिस्टर एक्स का घर है ये, जिस पर मिस्टर एक्स ने लोन लिया हुआ था, किससे? बैंक से। ठीक है, लोन वापस नहीं दे पा रहे हैं, तो जी बैंक कह रहा है अपना घर नीलाम करके हमारे पैसे वापस दो। तो कौन नीलाम कर रहा है? मिस्टर एक्स। क्या बैंक को तो नहीं देना चाह रहे थे पैसे, लेकिन सोच रहा है कि नीलामी में ही अपना घर वापस खरीद लूँ, नीलामी में अपना घर वापस परचेज कर लूँ। क्यों? क्योंकि बैंक को देने पड़ेंगे 1 करोड़, लेकिन जब नीलामी होती है तो प्राइस वैसे ही आधे रह जाते हैं। तो अपना घर नीलामी में खरीदूँ तो कितने पे करने पड़ेंगे? तो 50 लाख जाएंगे बैंक के पास और मेरा लोन खत्म। किस चीज़ के अगेंस्ट लोन दिया था? हाउस के अगेंस्ट। बेच लो, नीलामी कर लो, खुद सैलरी बैठ जाए उसमें खरीदने के लिए। तो जहां लोन 1 करोड़ वापस देना पड़ता, अब कितने वापस देने पड़ रहे हैं बिडिंग के अंदर? है ना फायदे का सौदा। तो पॉसिबल है कि सेलर खुद अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बैठ जाए। ओम जगदीश देखी थी, उसके अंदर वो लोग अपने ही घर परचेज करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि सेलर खुद बिड करे, लेकिन लोग कहता है अगर सेलर खुद बिड कर रहा है तो इस चीज़ का नोटिस देगा सेलर पहले ही बाकी बिडर्स को कि जी इस बिडिंग प्रोसेस में सेलर खुद भी बिड करेगा। तो बाकी लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि सेलर भी अपने ही चीज़ के लिए बिडिंग कर रहा है। तो अ राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, वेयर सच राइट इज रिजर्व्ड सो द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मे बिड एट द ऑक्शन। वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड, जहां आपने नोटिफाई नहीं किया पहले ही कि जी इस बिडिंग में सेलर खुद भी बिड कर सकता है, उस केस के अंदर ऑक्शन ही क्या कंसीडर की जाएगी? इनवैलिड। या फिर सेलर की बिड क्या कंसीडर की जाएगी? इनवैलिड। ठीक है, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू बिड एट सच सेल और फॉर द ऑक्शनियर नोइंगली टू टेक एनी बिड फ्रॉम द सेलर और एनी सच। तो कुल मिला के याद क्या रखना है, अगर सेलर ने नोटिफाई किया है कि खुद सेलर भी बिड कर सकता है फिर तो ठीक है, लोग कहते हैं अलाउड है। लेकिन अगर नोटिफाई नहीं किया तो फिर उसके पास बिड करने का राइट नहीं है, या अगर वो बिड करता भी है या किसी और से करवाता है अपने बिहाफ पर तो वो बिड भी क्या मानी जाएगी? इनवैलिड। ठीक है, एनी सेल इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस रूल मे बी ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट बाय द बायर। ठीक है, बायर कह सकता है मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, अगर उसे नहीं पता था कि बिड में खुद सेलर भी मौजूद है। बिडिंग इन केस ऑफ रिजर्व प्राइस क्या होता है? जब हम बिडिंग के लिए कोई भी सामान रखते हैं तो उसका एक कम मिनिमम प्राइस रखते हैं, लेट से 5 लाख। जी 5 लाख से कम की तो बोली बोलनी ही नहीं है। घर है, कोई ऐसा थोड़ी ना 1 रुपये से स्टार्ट करोगे, 1 रुपया 2 रुपया, तो मिनिमम एक प्राइस रखा जाता है जी, बिड करनी है तो इससे ऊपर करनी है, तो उस प्राइस क्या बोला जाता है? द सेल मे बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्टेड टू रिजर्व प्राइस। तो पहले ही बताना पड़ेगा आपको, ऑक्शन शुरू होने से पहले ही बताना पड़ेगा इनवाइट करते वक्त कि जी हम ऑक्शन में घर सेल करेंगे जिसका रिजर्व प्राइस है 5 लाख, तो जो 5 लाख से कम में सोच रहे हैं वो तो आना ही मत, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होगी बिडिंग? Where there is such notification, every bid is conditional offer subject to its being up to the, अगर रिजर्व प्राइस से कम है ऑफर तो भैया खत्म, बिड ही खत्म। Where an auctioneer गलती से
इनएडवर्टेंटली नॉक्स डाउन हैमर, कि भाई किसी ने 5 लाख का रिजर्व प्राइस था, किसी ने 4 लाख की बिड बोली, लेकिन ऑक्शनर ने फिर भी गलती से हैमर मार दिया 1 2 3। कहता है चाहे ऑक्शनर ने हैमर मार भी दिया, स्टिल देयर इज, क्योंकि रिजर्व प्राइस क्या था 5 लाख। प्रिटेंडिंग बिडिंग क्या होती है? प्रिटेंडेड बिडिंग, जहां पर झूठी बिड्स बोलकर प्राइस हाई किया जाता है जानबूझकर, तो वो कौन सी बिडिंग हो गई? जस्ट टू रेज द प्राइस। ठीक है, अगर बाद में पता चले कि एक्चुअल में जो बिडिंग हो रही थी झूठी बिडिंग थी, तो भैया फिर जिसने भी लास्ट में परचेज किया, जिसकी बिड एक्सेप्ट की गई है, उसके पास वो एडेबल ऑप्शन है, वो चाहे तो फिर बाद में कह सकता है अपना अपने पास ही रख, मुझे भी नहीं चाहिए। वो तो पता चल जाता है ना बाद में, इधर उधर से यहाँ वहाँ से, फिर वो इंक्वायरी बैठेगी, बाकायदा कोर्ट में केस करेगा। पता तो किसी भी चीज़ का किसी को नहीं चलता, तो बाद में कोर्ट में देखते हैं ना कैसे पता चलेगा। हाँ जी, कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है, ये 4 टर्म्स। सबसे पहली टर्म क्या है? फ्री ऑन बोर्ड। जब डिलीवरी की बात करते हैं तो फ्री ऑन बोर्ड। जब हम बोर्ड की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? और जब हम रेल की बात करें तो फिर तो रेल की बात कर ही रहे हैं। तो दोनों सेम चीज है, बस फर्क क्या है, एक में हम शिप की बात कर रहे हैं, दूसरे में हम फ्री ऑन बोर्ड। का क्या मतलब है कि सेलर की ड्यूटी क्या है? अमेरिका से सामान मंगा रहे हो इंडिया में, तो सेलर की ड्यूटी क्या है? सिर्फ शिप तक सामान को अपने एक्सपेंस पर पहुंचाना। एक बार शिप में लोड हो गया सामान, तो आगे का सारा खर्चा किसका? बायर का। फ्री कहाँ तक है सामान? ऑन बोर्ड तक, सिर्फ शिप तक अपलोड करवाने तक का खर्चा मेरा, उसके आगे का सारा खर्चा बायर का। कहता है द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर ओनली आफ्टर द गुड्स हैव बीन पुट ऑन बोर्ड द शिप एंड दे आर एट द बायर्स रिस्क as soon as they are put on the ship। ठीक है जी। The seller must notify the buyer immediately that the goods have been delivered on board so that buyer may insure them। तो फ्री ऑन बोर्ड के केस में याद रखना, इंश्योरेंस कौन करवाने वाला है? बायर। शिप पर लोड करवाने तक का खर्चा सेलर तक का, उसके बाद का सारा खर्चा किसका है? बायर का। इफ ही फेल्स टू डू सो द गुड शैल बी डीम्ड टू बी एट द सेलर्स रिस्क ड्यूरिंग द। अगर सेलर बायर को इन्फॉर्म करना भूल गया कि जी सामान शिप पे डलवा दिया है, तो बायर इंश्योर कैसे करेगा उसे? और सेलर की गलती की वजह से बायर इंश्योर नहीं कर पा रहा और रास्ते में सामान खराब हो जाता है, तो फिर तो सेलर को पे करना पड़ेगा, तो रिस्क किसका माना जाएगा? अदरवाइज सेलर का काम इस केस में सिर्फ शिप तक डलवाना, बाकी सारा रिस्क भी बायर का, खर्चा भी बायर का। ठीक है जी। तो फ्री ऑन रेल के केस में भी सेम चीज, बस फर्क क्या है, ये शिप के केस में और ये रेल के केस में। CIF कॉस्ट इंश्योरेंस, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है? कहता है द सेलर नॉट ओनली बियर्स ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ पुटिंग द गुड्स ऑन बोर्ड द शिप बट ऑल्सो बियर द फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस। तो जो बेसिकली आप अमेजन से सामान मंगाते हैं अमेरिका से, आपके घर पे देके जाता है बाकायदा, रास्ते का सारा इंश्योरेंस वगैरह का वो लोग ही इंतजाम करते हैं, राइट। तो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट सब कौन पे कर रहा है? सेलर। वो सब प्राइस में ऐड करके ही आपको बताया जाता है कितना पड़ेगा, राइट। ही विल अरेंज फॉर इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द एक्शिप। एक्शिप का मतलब घर तक छोड़ के जाएंगे। Here the seller is bound to arrange the shipment of the goods to the port of destination, इंडिया के डेस्टिनेशन तक तो आएगा ही आएगा, पोर्ट तक, and to such further inland destination as the buyer may, तो जहाँ पर बायर ने कहा वहाँ तक छोड़ के जाएंगे। The buyer is not bound to pay until the goods are ready for unloading from the ship and all the freights are charges are paid। तो पूरे रास्ते जब तक घर पे नहीं आ जाएगा, किसके रिस्क पे रहेगा सामान? ठीक है। तो पहले वाले केस में कहता है जी पोर्ट ऑफ फॉरेन लैंड,
दूसरे वाले केस में कह रहा है जी पोर्ट ऑफ इंडियन लैंड, और लास्ट वाले केस में क्या कह रहा है, कह रहा है जी पोर्ट के बाद भी घर ऑफ इंडियन पार्टी। फर्स्ट टू केस, क्योंकि पहला केस शिप में, दूसरा केस रेल का है, दोनों सेम। थर्ड केस सर ये जो है इंश्योरेंस चार्जेस ये अलग है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम से अलग होंगे ना? बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम और चार्जेस में क्या डिफरेंस होता है सर दोनों सेम है? बेटा? अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ 10 साल तक प्रीमियम पे करना है तो मैं कह रहा हूँ प्रीमियम। शिप पर सामान डलवा रहा हूँ तो कोई उसकी इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना बनेगी कि 10 साल तक देते रहना, वो तो लमसम एक बारी में जाएगा, तो उसमें कह रहा हूँ चार्जेस।